नमस्कार दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है, ध्यान रखिएगा, आज की हमारी जो क्लास है हम लोग ध्रुव बैच के अंतर्गत, ठीक है, ध्रुव बैच के अंतर्गत अभी तक आप लोग ज्योग्राफी की क्लास को कर रहे थे। ज्योग्राफी जो पेपर 1 के अंतर्गत आता है उसकी क्लास आप लोग कर रहे थे, गौरव सर इसकी क्लास आप लोगों को ले रहे थे। ठीक है, आज जो हम लोग यहाँ पर क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, वो क्लास पेपर 1 और पेपर 2 के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को, दो इंपॉर्टेंट पोर्शन को एक साथ कंबाइन करते हुए आज हम लोग कंसीडर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए कौन से टॉपिक है भाई। पहला है पेपर 1 का जो टॉपिक है दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है आप लोगों का सोसाइटी। सोसाइटी जो टॉपिक है पेपर 1 के अंतर्गत, और इसके साथ ही साथ पेपर 2 के अंतर्गत जीएस का जो पेपर 2 होता है उसके अंतर्गत यहां पर हम लोग सोशल इश्यूज के भी टॉपिक को इसी के साथ शामिल करेंगे। देखिए दोनों बातों को समझने का प्रयास करेगा। सोसाइटी क्या है भाई? समाज, आपके अगल बगल चीजें जो हो रही हैं वो आपकी समाज होती है। ठीक है, यहां पर जो सामाजिक रिलेशंस होते हैं, जो सामाजिक ताना बाना होता है, उसकी आप लोग स्टडी करते हो। सोशल इश्यूज क्या है? तो सोसाइटी में उस सामाजिक ताना बाना के अंतर्गत कौन सी समस्याएं व्याप्त हैं, उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जाएगा, कौन कौन सी चुनौतियां वहां पर आ रही है और गवर्नमेंट कौन कौन से इनिशिएटिव्स ले रही है, आपके सजेशंस क्या होंगे, इन सब की बात हम लोग सोशल इश्यूज के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो सोसाइटी सोशल इश्यूज दोनों प्रॉपर लिंक्ड टॉपिक है। पेपर 1 और पेपर 2 के इन दोनों पोर्शन को आज के हम लोग अपनी इस क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्रुव बैच जो है ना, मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं कि जो भी ध्रुव बैच की क्लास कंप्लीटली कर लेगा, ठीक है, सारी ध्रुव बैच की जो क्लास कर लेगा और 500 प्रश्न जो हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, जो भी इन क्लास को कर लेगा ना, उसको मेंस में बहुत राहत मिलेगी। ठीक है, मेंस में उसके पास प्रॉपर एक ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा जिसको लेकर के वो एग्जाम के लिखने के दिन जा सकता है और अपने एग्जाम का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देकर के आएगा। अभी क्या है, अभी जितने एस्पिरेंट तैयारी को स्टार्ट करते हैं, आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो तैयारी स्टार्ट करते हो तो उनके सामने बस एक लक्ष्य रहता है, मुझे प्रीलिम्स क्लियर करना है। ठीक है, प्रीलिम्स क्लियर करते हो आप लोग, फिर सोचते हैं अब मेंस की तैयारी कैसे की जाए। भाई ऐसे नहीं होता है, प्रीलिम्स मेंस सब साथ तैयारी होती है, और ये इसका सबसे अच्छा इंप्लीकेशन आप लोगों को आज की क्लास में देखने को मिलेगा। आप सोसाइटी सोशल इश्यूज के जो टॉपिक, जो इश्यूज को आप लोग करंट अफेयर्स में पढ़ते हो, वही टॉपिक्स को आप लोगों को मेंस के अंतर्गत लिखना है। बस हाँ, वहां पे स्ट्रक्चर चेंज होता है भाई। वहां पर प्रीलिम्स के अंतर्गत क्या होता है, हमारे पास 4 विकल्प रहते हैं, वहां पर हमको टिक करना था चीजों को और आगे बढ़ना रहता है। मेंस में क्या होता है कि आपको उसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हुए, अपनी चीजों को रीजन देते हुए, कारण बताते हुए, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को कोट करते हुए आपको आंसर को लिखना पड़ता है। तो जो आज हम लोग यहाँ पर क्लास स्टार्ट करें ध्रुव बैच के अंतर्गत, देखिए ध्रुव बैच जो है वो यूपीएससी पीसीएस दोनों के लिए, मेंस के लिए सबसे कंबाइंड और बहुत शानदार बैच है। ठीक है, एक बात को समझिएगा, आप में से बहुत से लोग ऐसा कह सकते हो सर यूपीएससी और पीसीएस में सिलेबस में क्या डिफरेंस है? तो सोसाइटी और सोशल इश्यूज के पोर्शन में कोई डिफरेंस नहीं होता है, लगभग लगभग सब सिमिलर चीजें हैं। हम लोग जो भी चीजें कंसीडर करेंगे दोनों को साथ लेकर कंसीडर करने का प्रयास करेंगे। और मैं यहाँ पर देखिए, हाँ मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर दे रहा हूँ। हम लोग का जो क्लास का पैटर्न होगा वो पैटर्न किस प्रकार से होगा। देखिए सबसे पहला हम लोग काम करने जा रहे हैं वो है हम लोग सिलेबस की एनालिसिस करेंगे। ठीक है भाई, सोसाइटी और सोशल इश्यूज पेपर 1 और पेपर 2 के जो दोनों पोर्शन दिया गया है उसका पाठ्यक्रम क्या है। अगर आप किसी चीज की शुरुआत करने जाते हो, जैसे मानो एग्जांपल के तौर पे समझना, अगर मानो आप कोई अपने घर में कोई नया इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लेकर के आते हो, तो सबसे पहले क्या करते हो, आप ये खोल के देखते हो कि हाँ भाई ये है क्या। उसका जो उसके साथ एक मैनिफेस्टो बुक रहती है ना, उस बुक को देखने का प्रयास करते हो कि इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। तो हम लोग सबसे पहले सिलेबस को देखेंगे। हम जब एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करना प्रारंभ करते हैं तो हमको सबसे पहले पाठ्यक्रम को देखना पड़ता है कि हमको पढ़ना क्या है, हमारे डायमेंशंस क्या है। ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए, मैं भी गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को, बहुत से लोग कंफ्यूज क्या हो गए पता है, जब हम लोग सोसाइटी की बात करते हैं, जब लोग बात करते हैं कि समाज के हम लोग स्टडी करने वाले पेपर 1 के अंतर्गत, तो आप में से बहुत से लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या सर ये जो सोशियोलॉजी जो वैकल्पिक विषय होता है, क्या वो दोनों सेम होता है, या फिर जिसका जो वैकल्पिक विषय होगा सोशियोलॉजी, क्या उसको भी यही चीज पढ़नी होगी या कुछ अलग चीजें होती हैं। बिल्कुल डिफरेंस होता है। ठीक है, एकदम परेशान मत होइएगा। आप लोगों को वैकल्पिक विषय की तैयारी नहीं कर रही है, ना ही आपका जो यहाँ पर उत्तर होगा वो वैकल्पिक विषय के अकॉर्डिंग होगा। वैकल्पिक विषय में क्या होता है, जब हम ऑप्शनल की तैयारी कर रहे होते हैं, हमारा क्या होता है, वहां पर हम किसी थिंकर्स को पढ़ते हैं, हम वहां पर किसी फिलोसफर को पढ़ते हैं और उसकी बातों को कोट करने का प्रयास करते हैं। वो होता है आपका वैकल्पिक विषय, वहां पर आपको अपना थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दिखाना पड़ता है। लेकिन जब आप जीएस कंसेप्ट लिखते हो तो इसको हम लोग कहते हैं जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन कहते हैं यहाँ पर। और सामान्य अध्ययन में आपको फिलोसफर थिंकर की बातों ज्यादा कोट नहीं करना रहता है, हम टू द पॉइंट चीजों को यहाँ पर चर्चा करते जाते हैं। तो सबसे पहले तो पाठ्यक्रम को समझो। ठीक है, पाठ्यक्रम क्या होगा, उसके बाद हम ये देखेंगे दोस्तों भाई कि जो यहां पर जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस किस डायमेंशन से बन सकते हैं। देखिए पाठ्यक्रम क्या होता है ना, मैं अगर आपको पाठ्यक्रम दिखाऊं यहां पर, तो पाठ्यक्रम बहुत सिंपल सा यहां पर दिया गया। ठीक है, देखिए अब पाठ्यक्रम में क्या भाई कह रहा कि भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, ठीक है, साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, एक टॉपिक यहां पर ये दिया गया। अब इससे किस किस डायमेंशन में प्रश्न बन सकते हैं, आज हम लोग उस डायमेंशन को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक काम ये करने वाले हैं। ठीक है, जब हम उस डायमेंशन को समझ लेंगे कि हाँ भाई प्रश्न यहां से बन सकता है, तो उस डायमेंशन को समझने के पश्चात हम लोग एक काम करेंगे कि पिछले 3 वर्षों का यूपीएससी और पीसीएस, ठीक है, यूपीएससी और पीसीएस दोनों में आए
प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है कि भाई पाठ्यक्रम ये था, इस पाठ्यक्रम से प्रश्न इस प्रकार से बन सकते थे और इन जो प्रश्न बन सकते थे इनमें से कितने प्रकार के प्रश्न, किस तरह के प्रश्न पेपर में पूछे गए, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए पेपर 1 के अंतर्गत अगर मैं आपको आइडिया दूं यहां पर, तो पेपर 1 के अंतर्गत अप्रॉक्सीमेट प्रत्येक वर्ष इस टॉपिक से करीब 5 प्रश्न आते हैं। ठीक है, करीब 5 प्रश्न आते हैं। अगर आप इसको ऑन एवरेज 15 नंबर का एक क्वेश्चन मानोगे तो 75 नंबर का आप लोगों का पूरा पेपर इस टॉपिक से आता है। ठीक है, सोसाइटी और सोशल इश्यूज के टॉपिक से आता है। एक बात को और समझने का प्रयास करना, दरअसल क्या देखो, जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे होते हैं, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होगे भी, आप क्या स्टडी करते हो, आप देखते हो कि पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल में क्या क्या चीजें जो कि आपको दिख ही नहीं रही है। आप किस चीज का स्टडी कर रहे हो, आप किसी और का स्टडी कर रहे हो, आप किसी महासागर का स्टडी कर रहे हो जो कि आपने कभी देखा भी नहीं होगा, आप उसकी स्टडी कर रहे होते हो। यहां पर जो फायदा होता है, अब अच्छा इसी प्रकार से अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करो, इकोनॉमिक्स में क्या है भाई, आप पढ़ रहे हो कि आरबीआई ने कौन सी पॉलिसी बनाया, मनी किस प्रकार से ऊपर नीचे हो रहा है, आप उस चीज की स्टडी कर रहे होते हो। सोसाइटी और सोशल इश्यूज ये जो पोर्शन होता है ना, ये एक एस्पिरेंट के लिए वरदान है, समझ लेना आप लोग। क्यों भाई, हम यहां पर किन चीजों की स्टडी कर रहे हैं, आपके समाज के अगल बगल जो चीजें घटित हो रही हैं हम उनको स्टडी कर रहे हैं। हम उन सब पॉइंट्स को देखने का प्रयास करते हैं जो कि आपके समाज में चुनौतियां उत्पन्न हो रही है, जो चैलेंजेस उत्पन्न हो रहे हैं, और हम उनका समाधान निकालने का एक प्रयास करते हैं। देखो आप में से यहां पर जितने लोग होंगे, आप में से करीब करीब मैं मान के चल रहा हूं कि 90% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि 20s की पीरियड में चल रहे हो। ठीक है, अपनी उम्र के 20वीं की जो दशक होती है उस दशक में आप लोग चल रहे होगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, 20 से लेकर के 29 तक के आप लोग का यहाँ पर एज ग्रुप होगा। जनरली 90% लोगों की उम्र यहाँ पर इस अराउंड में होगी। बात को समझना, ये जो उम्र का एज का जो ये पूरा पीरियड होता है ना, ये पीरियड आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पीरियड है। आप इस समय में, ठीक है, अब इस पूरे टाइम पीरियड में आप क्या करते हो, आप अपने जीवन में बहुत सारे रिलेशंस बनाते हो। ठीक है, आपके दोस्त बनते हैं, वही दोस्त आपके आगे चल के काम आते हैं। इसके बाद आप कभी दोस्त नहीं बनेंगे, वो ध्यान रखना। इस एज ग्रुप के बाद आपके कभी भी दोस्त नहीं बनेंगे, जो भी बनेगा वो सिर्फ आपके काम के लिए वहां पर रहेगा। ठीक है, तो ये पीरियड हम यहाँ पर रिलेशंस बना रहे होते हैं। यहाँ पर अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसले, जैसे कि करियर, किस करियर की हम तैयारी करें, हम आईएएस बने, हम पीसीएस बने, हम आईआईटी में जाए, हम कहाँ जाए, हम जनरली इन सब डिसीजंस की यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस एज ग्रुप में होने के कारण से आप एक समाज का जो हिस्सा हो वहां पर आपकी भूमिका भी बढ़ जाती है। आप अगर आज, ठीक है, समाज में होने वाली समस्याओं को समझोगे, समाज में होने वाली क्या परेशानियां, क्या चुनौतियां व्याप्त है, उनको देखने का प्रयास करोगे, तभी आप उनका समाधान निकाल सकते हो। तो एक देश के प्रॉपर नागरिक के तौर पर ये पूरा पोर्शन आपको एक इमोशनल व्यक्ति बनाने का प्रयास करता है, आपको अपने समाज में व्याप्त समस्याओं की बात बताता है। ठीक है, आप एक जिम्मेदार नागरिक बनते हो, इमोशनल व्यक्ति बनते हो, सेंसिटिव व्यक्ति बनते हो, और जितनी समस्याएं व्याप्त रहती है उनको समझने का प्रयास करते हो। तो ये पूरा सिलेबस जो है ना, ये सिलेबस का जो पूरा पोर्शन है, ये आपके व्यक्तित्व के, आपके पर्सनालिटी के कंप्लीट डेवलपमेंट का एक एरिया है। ध्यान रखना, ये सिर्फ मेंस का टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ प्रीलिम्स का टॉपिक नहीं है। ये जो टॉपिक है, जो पूरा पोर्शन है, ये आपके पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो कि नहीं भाई, हमारे घर के अगल बगल जो महिलाएं, जो हमारे घर में लड़कियां हैं, जो मेरी बहनें, जो मेरी माताएं, उनके साथ कौन सी समस्याएं व्याप्त हैं। अगर आप रोड पे चलते हुए किसी गरीब को देखते हो तो उस गरीब के सामने कौन कौन सी समस्याएं व्याप्त है, और जब आप कोई अफसर बन जाओगे, अधिकारी बन जाओगे, तब आप उन समस्याओं को किस प्रकार से टैकल करोगे, इनकी पूरी स्टडी इस पोर्शन के अंतर्गत होता है। तो ये पोर्शन को बहुत मजे में लीजिएगा। देखो एक बात समझना, ये जो पूरा पोर्शन है, ये पोर्शन ना थोड़ा सा सेंसिटिव है। सोसाइटी और सोशल इश्यूज का जो पूरा टॉपिक है ये थोड़ा सेंसिटिव होता है, और सेंसिटिव होने के साथ ही साथ यहाँ पर एक समस्या ये उत्पन्न होती है कि हम क्लास में ना ज्यादा क्लास के मूड को लाइट नहीं कर सकते। यहाँ पर हम कोई जो कुछ शायरी कह के चीजों को आगे नहीं बढ़ सकते। मानो अगर हम किसी टॉपिक पर ऐसे डिस्कस करें, मानो हम दहेज प्रथा पर डिस्कस करें, हम इसको कॉमेडी के तौर पर नहीं ले सकते। भाई दहेज प्रथा समाज की सबसे बड़ी एक ऐसी गंदी बीमारी है कि इसको क्या किया सकता है, समाप्त ही नहीं हो रही। वो कानून बना दिया गया फिर भी समाप्त नहीं हो रही। इसी प्रकार देखो मैरिटल रेप, ठीक है, मैरिटल रेप, वैवाहिक बलात्कार जो है वो क्या है भाई, एक इतनी बड़ी सच्चाई है कि वो हर जगह हो रहा है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करने के लिए ना तो गवर्नमेंट तैयार है, ना तो समाज तैयार है। तो समस्याएं व्याप्त है, इन समस्याओं को हम लोग हंसी मजाक में नहीं टाल सकते हैं। इन समस्याओं को एक सेंसिटिव व्यक्ति होने के कारण से, एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण से आप लोगों को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। तो ये पूरी क्लास इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक बात और समझना, यहां पर ना आप लोगों का भी डायमेंशन थोड़ा सीमित हो जाता है। जब आप सोशल इश्यूज के, सोसाइटी के प्रश्न को आंसर लिख रहे होते हो, मानो कभी प्रश्न आया आपसे कि दहेज प्रथा के संदर्भ में इसके प्रभाव, इसकी क्या कमियां या फिर क्या फायदे हैं, आप क्या समझते हो, लिखना है। आप दहेज प्रथा पे कोई फायदे नहीं बताओगे, ठीक है, आप दहेज प्रथा के फायदे को कोट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये समाज की एक बहुत गलत चीज है। अगर आप कोट करोगे, एग्जामिनर के मन में आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपके संदर्भ में जो आपका एटीट्यूड होगा, वो वहां पर क्रिएट हो जाएगा बहुत निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और एग्जामिनर आपको निगेटिव नंबर देकर के आगे बढ़ सकता है।
ये बात समझना। इसी प्रकार से मानो मैरिटल रेप पे प्रश्न आता है, अब मैरिटल रेप के टॉपिक को ये नहीं कह सकते कि नहीं अभी मैरिटल रेप पर कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, कानून गवर्नमेंट नहीं बनाना चाह रही, उसका एक अलग इशू है। आप जब भी यहां पर अपना आंसर दोगे आपको इस संदर्भ में बात करना पड़ेगा, नहीं भाई हमको इस पर प्रॉपर कानून बनाना चाहिए और इन सब चीजों को रोकथाम करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, आपसे एलजीबीटी समुदाय पर अगर प्रश्न पूछा जाता है, आपकी पर्सनल थिंकिंग जो भी हो, देखो आप पर्सनल थिंकिंग में क्या सोचते हो ना तो मैं बता सकता हूं ना तो कोई और व्यक्ति बता सकता है, वो सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के तौर पर, एक सिविल सर्वेंट बनने की प्रक्रिया के अंतर्गत आपको इन सभी समुदायों के खिलाफ, ठीक है, कोई भी निगेटिव धारणा लेके नहीं चलना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी और सोशल इश्यूज के सब पॉइंट्स को समझिएगा और इसके साथ ही साथ हम लोग यहां पर जो क्लास में करने वाले हैं तो इस बात को भी समझने का प्रयास करिए। ठीक, हम लोग यहां पे करने क्या वाले हैं, देखो मैंने क्या बताया भाई आप लोगों से, मैंने बताया कि यहां पर हम लोग सिलेबस देखेंगे, उसके बाद किस प्रकार के डायमेंशन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे, फिर हम लोग यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे कि कैसे प्रश्न यहां पर बनाए गए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं यहां पर आप लोगों से सोर्स की बात करूं, ठीक है, कि आप लोगों को इस पूरे प्रिपरेशन के टाइम पीरियड में आप लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो देखो दो तीन चीजें हम लोग को पढ़नी है। पहला पढ़ना हम लोग को एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी उनको पढ़ना है जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, अगर एनसीईआरटी आपने कभी नहीं पढ़ी है आप एनसीईआरटी की रीडिंग कर सकते हो, यहां से आपको जो जो बेसिक थॉट है वो यहां पर क्रिएट हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात क्या भाई, यहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न को देखना है। आपके पास ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक गीता रखा हुआ है, ठीक है, एक बहुत खोली पुस्तक रखी हुई है आपके सामने आयोग की तरफ से। आयोग कहता है भाई कि ये पेपर है, पहले मैंने ऐसे प्रश्न पूछे हुए, एक बार आप उठा करके देख लो और ऐसे ही प्रश्न मैं भविष्य में ही पूछूंगा। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत इनोवेटिव कर दूंगा, कहीं पर का की जगह क्यों कर दूंगा, कहीं पर क्यों की जगह मैं कैसे कर दूंगा, बस ये चीजें वहां पर करता रहूंगा, बाकी प्रश्न वहीं से बनेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर क्या भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद हम यहां पर देखेंगे टॉपर्स की कॉपी। आपको किसी भी कोचिंग की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको टॉपर्स की कॉपी मिल जाएगा। ठीक है, यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल पर भी जितने लोग हमारे यहाँ से सिलेक्ट होते हैं उनकी कॉपी जनरली अपलोड कर दी जाती है। जैसे देखो अगर 2021 के रिजल्ट की मैं बात करूं तो यूपी पीसीएस के 2021 के रिजल्ट में ध्रुव बैच से बहुत शानदार सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, करीब 22 लोगों का टोटल चयन हमारे यहाँ से हुआ है, जिसमें से करीब 17 से 18 के अराउंड जो विद्यार्थी थे वो ध्रुव बैच के मेंबर थे और उन लोगों ने ध्रुव के संदर्भ में अपनी इतना पॉजिटिव रिव्यू दिया हुआ है कि हम क्या बताएं, क्योंकि ध्रुव बैच वास्तव में एक बहुत शानदार बैच है। ध्रुव बैच के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि हम लोग की टीम यहां पर कुछ एक बहुत नया चीज लेकर आपको बता रही है, नहीं। ध्रुव बैच के अंतर्गत सिंपल सी बात बस इतनी है कि जो चीजें हमने पिछले 2-3 सालों में एनालाइज किया, जो हमने अपने तरफ से देखा कि हाँ भाई ये चीज हो सकती है, ये चीज हो सकती है, और उन्हीं सब चीजों का सारांश करके यहां पर हम लेकर के आते हैं। तो आप में से ऐसे बहुत विद्यार्थी होंगे जिनके पास समय नहीं होगा, कुछ लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे, कुछ लोग हाउस वाइफ होंगे, कुछ लोग अभी कॉलेज में होंगे और कुछ लोग अन्य चीजों में शामिल होंगे, तो वहां पर समय नहीं मिलता होगा। तो हमारा काम यह है ध्रुव बैच के अंतर्गत हम 5-6 घंटे की प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद अपने 2-3 सालों के अनुभव को आधार पर रखते हुए यहां पर हम चीजों की समरी लेकर के आते हैं और ये आपको यहां पर हेल्प करता है। आपको उन सब चीजों पे दोबारा वर्क नहीं करना पड़ता है जिस पर ऑलरेडी मैंने या हमारी टीम में यहां पर वर्क करके आपके पास लेकर के आया रहता है। ठीक है, तो ये बातों को समझिएगा। इस लिहाज से ये जो पूरा ध्रुव बैच है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो भाई, अब अगर हम यहाँ पर टॉपिक को स्टार्ट करें, ठीक है, अगर हम ये देखने का प्रयास करें सिलेबस के अंतर्गत जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो पॉइंट्स क्या क्या है, तो देखो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि पेपर 1 के अंतर्गत समाज, ठीक है, सोसाइटी एक सिलेबस का पॉइंट यहां पर ये दिया गया है। ठीक है, और इस सोसाइटी के टॉपिक के अंतर्गत कई सारे सब हेडिंग के पॉइंट्स यहां पर दिए गए हैं, एक बार उनको देखने का प्रयास करते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है भाई, पहला पॉइंट है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधता। ठीक है, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधता, साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द इंडिया, ये 2 टॉपिक यहां पर दिया गया। अब थोड़ा समझने का प्रयास करना किस डायमेंशन यहां पर प्रश्न बन सकते हैं और किस प्रकार से आपको ऐसे डायमेंशंस को पढ़ना है वो बात समझिएगा यहां पर आप लोग। पहला कह रहा है भाई समाज की मुख्य विशेषताएं। भाई समाज की मुख्य विशेषताएं क्या है भारत के अंतर्गत, सबसे पहली विशेषता ये है दोस्तों, हमारे यहाँ पर जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था भारत की एक ऐसे फीचर है जो कि साइलेंटली तौर पर है और बहुत अच्छे से है। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, आपको जाति व्यवस्था के आधार पर कुछ ना कुछ चीजें वहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जाति व्यवस्था एक ऐसी समस्या है जो कि ऑलरेडी व्याप्त है, इससे निकलने का प्रयास लगातार भारत कर रही है। ठीक है, अब देखो भाई जाति के अलावा क्या है यहाँ पर एक फीचर और इसका एक विशेषता और है, वो है वर्ण व्यवस्था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था भी है। इसके बाद आप देखो तो यहाँ पर धर्म की जो एक सिस्टम है वो भी यहाँ पर व्याप्त है। तो ये समाज से कुछ विशेषताएं हैं। हमने क्या भाई, अगर आप देखो अभी तो रिसेंट में जाति के आधार पर, ठीक है, जाति के आधार पर अभी
सोसाइटी में ओबीसी का आपने सुना हो कि ओबीसी के अंतर्गत एक फिर से उपवर्गीकरण किया जा रहा है, ठीक है। जो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है ओबीसी के अंतर्गत लेकर के आ जा रहा है। आप देखो तो आरक्षण को लेकर के, रिजर्वेशन को लेकर के लगातार विवाद चलता रहता है। तो समाज की विशेषता जिस पर हम लोग को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकते हैं, वर्ण व्यवस्था से प्रश्न बन सकता है। आप देखो भाई कई बार क्या होता है कि आपकी कई लोग ऐसे होते हैं आपके अगल बगल, सोसाइटी के अगल बगल, जो कि किसी निम्न वर्ण से आते हैं, सो कॉल्ड निम्न वर्ण, मैं अपनी बातों में नहीं बता रहा हूं, ठीक है। सो कॉल्ड जो निम्न वर्ण होता है वहां से आते हैं, और वहां पर समस्या क्या होती है, उनको उच्च वर्ण वाले जो लोग रहते हैं, ठीक है, जो सो कॉल्ड उच्च वर्ण वाले लोग रहते हैं, वो कहते हैं भाई कि हम तुमको ये जॉब करने नहीं देंगे। कई बार क्या होता है कि महिला ढोने की जो प्रथा होती है वहां पर एक विशेष, ठीक है, जो हम मैनुअल स्ट्रेंजर्स होते हैं उस विशेष क्षेत्र में हम विशेष लोगों को बांध कर रखे रहते हैं, ठीक है। उनसे क्या होता है कि उनका जो ग्रोथ होता है, उनका जो मेन स्ट्रीम में शामिल होने की जो प्रोसेस होता है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो सोसाइटी में एक समस्या ये भी व्याप्त है। धर्म की समस्या तो है ही भाई, धार्मिक हिंसा लगातार न्यूज में बना रहता है, ठीक है। धार्मिक हिंसा तो छोड़ो, तभी धर्म एक बहुत अच्छा फीचर भी है भाई। धर्म क्या है, धर्म व्यक्तियों को बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करता है, ठीक है। धर्म लोगों को बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करता है, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर समस्याएं प्राप्त होती हैं, जाति वर्ण धर्म को लेकर के कुछ समस्याएं चलती रहती है। तो भारतीय समाज की मुख्य विशेषता के अंतर्गत एक पॉइंट तो यहाँ पर आप ये देखोगे, और क्या देखोगे भाई, एक अगर मैं एस्पेक्ट यहां पर बात करूं, हम लोग परिवार के संदर्भ में, ठीक है, जो फैमिली होती है उसके संदर्भ में इस भारतीय समाज की विशेषताओं को देखोगे। देखो जो पाश्चात्य कल्चर, जो वेस्टर्न कल्चर है, उसके कंपैरिजन में भारतीय समाज में, इंडियन सोसाइटी में जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है बहुत अलग है। हमारे यहाँ पर क्या है, ठीक है, हमारे यहाँ पर जनरली ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट चलता है। हालांकि अब ज्वाइंट फैमिली से हम लोग न्यूक्लियर फैमिली की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जब से क्या हुआ है, शहरीकरण में वृद्धि हुआ है। लोग जॉब करने के लिए, पति पत्नी लोग जॉब करने के लिए कहां चले गए दिल्ली में, ठीक है, बेंगलुरु जॉब करने के लिए चले गए। अब जब वो दिल्ली और बेंगलुरु जा रहे हैं तो जो दादा दादी थे, जो नाना नानी थे, वो तो अपने घर पर ही रह गए ना। इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, जो एक संयुक्त परिवार पहले था अब वो न्यूक्लियर परिवार की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ शिफ्ट होने के प्रोसेस में क्या समस्याएं आ रही है, क्या लाभ मिल रहे हैं, और इन चुनौतियों का समाधान किस प्रकार से किया जाए, एक टॉपिक यहां पर हम लोग ये देखने वाले, ठीक है। इसी के अंतर्गत हम लोग और क्या देखेंगे भाई, आप देखोगे कि भारत में जो तलाक का जो रेट है, ठीक है, जो डाइवर्स का रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। डाइवर्स का रेट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक ये मुद्दा है, इस मुद्दे को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक मुद्दा क्या है भाई, लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसी नई अवधारणा है, एक ऐसा नया कॉन्सेप्ट है जो कि भारतीय समाज में बहुत अच्छे से पैठ बना रहा है, ठीक है। बड़े शहरों को तो छोड़ो, छोटे शहरों में भी क्या हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट वहां पर अप्लाई होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। हालांकि समस्या ये है ना कि चूंकि लिव इन रिलेशनशिप पे कोई ऐसा कोई प्रॉपर कानून नहीं है। देखो हम लोग सोसाइटी को अध्ययन क्यों करते हैं, बात को समझना, हम लोग सोसाइटी के अंतर्गत, सोशल इश्यूज के अंतर्गत इन टॉपिक्स का अध्ययन सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि यहां पर जिस आधार पर कानूनी में कुछ समस्याएं हैं, कानूनी धाराओं में कुछ समस्याएं हैं, उनको हम लोग ठीक कर सके। अब लिव इन रिलेशनशिप क्या है, एक है तो बहुत अच्छी धारणा, ठीक है भाई। पति पत्नी शादी करने से पहले अगर वो बिना शादी के एक साथ रहना चाहते हैं तो रह ले, यहाँ पर क्या दिक्कत है, ठीक है। ये लिव इन रिलेशनशिप का एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है। दिल्ली मुंबई के शहरों में ये बहुत कॉमन बात हो चुकी है। लेकिन समस्या देखो, क्योंकि प्रॉपर कानून है नहीं, तो अभी आपने एक न्यूज देखा होगा, ठीक है, एक न्यूज था, मतलब एक बहुत दर्दनाक और बहुत ही विभत्स न्यूज था कि दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में एक मुंबई के कपल्स थे जो लिव इन रिलेशनशिप में वहां पर रह रहे थे, घर परिवार को छोड़ करके वो यहाँ पर आ गए थे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जो 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 प्रेमी रहता है, ठीक है, जो पुरुष रहता है, वो उस लड़की का, ठीक है, उस लड़की का क्या करता है, उसके 35-36 टुकड़े काट करके उसको फेंक देता है। और सोचो ये पूरा प्रोसेस में ये दोनों पहले प्रेम में थे, ठीक है। अब ये समस्या क्यों उत्पन्न हुआ, उत्पन्न समस्या होने का सिंपल सा कारण ये था कि इन दोनों ने, जो पुरुष और जो महिला थे, इन दोनों ने अपने घर परिवार से दूरी बना ली थी, क्योंकि घर परिवार इस बात को समर्थन कर नहीं रहते। तो लड़की ने कहा कि अब हम घर में नहीं रहेंगे, हम बाहर आकर के रहेंगे, हम घर से दूर जाते हैं। और इस घर से दूर होने के प्रोसेस में चूंकि इनको वापस से क्रॉस चेक करने वाला कोई था नहीं, दिन भर में कोई बातचीत करने वाला था नहीं, तो इस लड़के ने 5-6 महीना पहले इसको मार दिया और मार करके फेंक दिया, और पूरी दुनिया में किसी को पता ही नहीं चला। तो ये समस्या है। लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहां पर आपने समस्या देखा, ठीक है। अब समझो, भारत में एक प्यार करने वाले व्यक्ति ऐसी घटनाएं कर सकते हैं, तो इन समस्याओं को रोकने के लिए कुछ ना कुछ कानून तो बनाना पड़ेगा। एक समाज के तौर पर, एक सोसाइटी के तौर पर हमको आगे आना पड़ेगा और यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉज लेकर के आने पड़ेंगे। तो इसलिए हम इस पूरी टॉपिक का अध्ययन करते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में समस्याएं क्या है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है भाई, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले हर व्यक्ति को अब हम पति पत्नी के तौर पर ही मानेंगे, हम वहां पर उनको इक्विवेलेंट स्वीकार करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन अभी वो अप्लाई नहीं हो पा रही चीजें। तो समस्याएं व्याप्त है, उन समस्याओं पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपनी इस क्लास के अंतर्गत। और क्या डिस्कस करेंगे भाई,
वृद्ध, ठीक है, जो ओल्ड एज की जो समस्या है ना उस पर डिस्कस करेंगे। भाई अभी हमने क्या डिस्कस किया, हमने कहा कि जो फैमिली का जो पूरा सिस्टम है वो ज्वाइंट से न्यूक्लियर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जब ये सिस्टम वहां पर जब होगा, इस प्रकार से चेंज होगा, तो घर परिवारों में जो दादा दादी हैं, ठीक है, वो कहां पर रहेंगे, वो रहेंगे आपके अपने शहर में, अपने गांव में। और चूंकि उनके बेटा बेटी, उनकी जो बहू है, उनके जो सब लोग बाकी फैमिली मेंबर है, वो लोग कमाने के लिए, रहने के लिए बाहर चले गए हैं, तो ये पड़ चुके हैं घर में अकेले। अब एक बात को और समझना, जब आपके घर के अगल बगल अगर आपके घर परिवार में कोई वृद्ध व्यक्ति होगा, ठीक है, तो हमको ना एक जिस प्रकार बच्चे की केयर करनी पड़ती है, सिमिलर तौर पर उसी इक्विवेलेंट में हमको एक वृद्ध की भी केयर करनी पड़ती है। लेकिन चूंकि यहां पर अब कोई है तो नहीं इनको केयर करने वाला, तो ओल्ड केयर की समस्या जो होगी वो बढ़ेगी। अभी भारत क्या है, भारत के युवा देश के तौर पर आगे बढ़ रहा है, हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो युवा आबादी के अंतर्गत आती है। लेकिन ध्यान रखना, अगर हम इस समस्या पर आज विचार नहीं करेंगे तो कल को यही आबादी जो यहां पर बहुत बड़ा अपना रेशियो रखती है, कल को यही आबादी क्या होगी, वृद्ध होगी। और जैसे ही वृद्ध होगी तो आज जो समस्या आपको छोटी दिखती है वो समस्या क्या होगी, कल को बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और एक देश के तौर पर, एक समाज के तौर पर हम उसको टैकल करने में पिछड़ सकते हैं। इसलिए इस समस्या पर हमको आज विचार करना पड़ेगा। भाई अगर वृद्ध अकेले रह रहा है, उनकी हेल्थ की केयर कौन करेगा, उनका मेडिकल केयर कौन करेगा, उनको जो मेंटल शांति चाहिए, जो उनको उनसे बातचीत करने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए, वो बातचीत कौन करेगा, ठीक है। एक समस्या यहाँ पर आप लोगों की ये देखने को मिलेगा। तो ओल्ड एज की जो समस्याएं हैं, जो ओल्ड केयर की समस्याएं हैं, जो केयर इकोनॉमी होता है पूरा, देखो ये बात समझना, ओल्ड एज की केयर करने के लिए एक केयर इकोनॉमी नाम का एक टर्म प्रयोग किया जाता है, ठीक है। केयर इकोनॉमी में क्या होता है, देखभाल अर्थव्यवस्था को हम लोग कहते हैं। यहां पर जो भी आश्रित वर्ग होता है, जैसे कि जो बच्चे हो गए या फिर जो वृद्ध हो गए, इनकी देखभाल करने के लिए जो भी चीज यहां पर लगती है, जो रिसोर्स लगते हैं, उसके हम लोग डिस्कस करते हैं केयर इकोनॉमी के अंतर्गत, ठीक है। एक बात समझना, इन सारे एक बार बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, इन सभी टेक्निकल टर्म्स पर जो यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूं, हम लोग क्लास के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सिलेबस को एकदम, जैसे होता है ना कि दो चीजें हैं, देखो बात समझना, आपने क्या किया, आपने सिलेबस को उठाया, ठीक है, आपने सिलेबस को उठाया, अब हम सिलेबस के एक एक पॉइंट को पढ़ रहे हैं, और अपने पास जो हमारे पास चश्मा रखा हुआ है ना, उस चश्मा का प्रयोग करते हुए हम चीजों को बहुत अच्छे से देखने का प्रयास करें। जो हमारा चश्मा है वो सब चीजों को जूम कर रहा है, और जूम करा तो फायदा क्या हो रहा है, फायदा ये हो रहा है कि हमको यहां से किसके डायमेंशन से प्रश्न बन सकते हैं उनको समझने का प्रयास करें। तो आज की जो हमारी पूरी क्लास है वो सिलेबस को डिकोड करने की क्लास है। आज हम सिलेबस के हर एक पॉइंट को डिकोड करेंगे, एकदम आप लोग निश्चित तौर पर इस पूरी क्लास को देखिएगा, ठीक है। इस क्लास के बाद जब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे ना, तो मैं सिंपल सा बोलूंगा, देखो मैंने जब सिलेबस को डिस्कस कर रहा था तो मैंने ये पॉइंट बताया था आप लोगों से कि इस संदर्भ में यहां से प्रश्न बन सकता है, और ये प्रश्न देखो यहां पर बना हुआ है। तो ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है, क्लास को जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। और दूसरी बात, जो व्यक्ति, जो अभ्यर्थी ध्रुव बैच को ज्वाइन नहीं भी कर रहा है, मत करो ध्रुव बैच को ज्वाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ध्रुव बैच से ही सिलेक्शन होता है ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ना तो सारे ध्रुव ज्वाइन करने वाले सेलेक्ट हो जाते हैं, ना तो जो ध्रुव ज्वाइन नहीं करता वो सिलेक्ट नहीं होता, ऐसा कोई दोनों बातों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, ठीक है। हाँ, आपको यहां पर हेल्प मिलेगी। हेल्प क्यों मिलेगा भाई, 4 लोगों की टीम, 5 लोगों की टीम अगर आपके साथ बैठ करके क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करिए, चीजों को डिकोड करने का प्रयास करिए, ऑब्वियसली वहां पर आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। और वही हेल्प यहां पर हम लोग आपको देने का प्रयास करें, ठीक है। अब देखो भाई, वृद्ध हो गया, सिमिलर तौर पर अगर आप केयर इकोनॉमी के अंतर्गत बच्चों की समस्याओं को भी शामिल कर सकते हो भारतीय समाज के अंतर्गत, ठीक है। तो एक तो पॉइंट यहां पर आप लोगों का ये हो गया। अब देखो भाई, भारतीय समाज की एक और विशेषता है, वो विशेषता है ग्रामीण संरचना। भारत में 2/3 पॉपुलेशन जो है, ठीक है, वो कहां पर रह रहा है, रूरल क्षेत्रों में रह रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहा है, ठीक है। तो 2/3 जो पॉपुलेशन है वो जब ग्रामीण क्षेत्रों में रहेगा तो ग्रामीण संरचना किस प्रकार से, ग्रामीण का स्ट्रक्चर किस प्रकार से, उसके बारे में हम लोग को स्टडी करना बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। एक तो पॉइंट यहां पर आप लोग का ये हो गया। इसी के साथ आप देखोगे तो यहां पर हम एजुकेशन की बात कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन की हम लोग बात कर सकते हैं, भाई एजुकेशन क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, एजुकेशन किस प्रकार से है, हेल्थ सेक्टर की बात कर सकते हैं। तो ये सारी बातें यहां पर आप लोगों की धीरे धीरे आ जाएंगे, ठीक है। तो भारतीय समाज की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत जो मुख्य पॉइंट आते हैं वो पॉइंट इस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। यहां से प्रश्न बन सकता है, इन प्रश्नों को आप लोग यहां से समझ सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, इन अपने क्लास के अंतर्गत ना हम लोग ऐसा नहीं कि हर एक टॉपिक को, जाति व्यवस्था पर हम 2 दिन की क्लास नहीं करने वाले हैं, ना तो आपके पास समय है ना तो हमारे पास समय, सीधी सी बात है। आप यहां पर मेंस का एक क्रैश कोर्स ज्वाइन करो तो मैं इतना मान के चलूंगा आप लोगों से कि आप लोगों ने इन बेसिक टर्म्स के बारे में आपको आइडिया होगी, जाति व्यवस्था किस प्रकार से है, उसका उद्भव कब हुआ था, क्या है वर्ण व्यवस्था, क्या होती है, धर्म कितने होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, इनका आप लोगों को आइडिया होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। हाँ, जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी, जो चीजें अच्छी होंगी, उन पर हम प्रॉपर डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत भी रहना है। अब देखो भाई, अब अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करें तो हमारा अगला पॉइंट दिया हुआ है, वो कह रहा है भारत की विविधता, ठीक है, इन डाइवर्सिटी ऑफ द इंडिया। मैं एक बार इसको इरेज कर दे रहा हूँ जितनी चीजें मैंने लिखी हुई है, ठीक है। देखिए, डाइवर्सिटी ऑफ द इंडिया जो है एक टॉपिक यहाँ पर आप लोगों का ये दिया गया है, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ जो इंडिया है वो आप लोगों का एक टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। अब देखो भाई,
इस अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो कोई बात समझना, भारत पूरे विश्व में सबसे अनोखा राष्ट्र है। यहाँ पर डाइवर्सिटी इतनी है कि मतलब यहाँ पर तो एक मुहावरा चलता है, ठीक है, कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाड़ी। ठीक है, आपने सुना होगा कि भाई कोस कोस पर हमारे यहाँ पर क्या है, भारत के अंतर्गत पानी का टेस्ट बदल जाता है। इसी प्रकार से अगर आप 4 कोस दूरी चल जाते हो, वहां पर आपको वाड़ी में चेंजेस मिल जाता है। ठीक है, भोजपुरी भाषा इस पूरे पूर्वांचल की पट्टी में बोली जाती है, लेकिन उस भोजपुरी भाषा में ना आप जाओगे, उसमें जो बोलियां हैं वो हर जगह डिफरेंस हो जाती है। हर लोकेलिटी के हिसाब से वहां पर भोजपुरी भाषा के अंतर्गत उस बोली के अंतर्गत कुछ ना कुछ चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये कि भाई कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर वाणी। और अगर मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा और यहाँ पर चेंज करूं तो कोस कोस पर भारत में हर चीज का स्वाद भी बदल जाता है। ठीक है, जो खाने का टेस्ट होता है वो भी बदल जाता है, मसालों की मात्रा। अगर एक बात समझना, अगर मैं गोरखपुर से लखनऊ जाऊंगा ना, ठीक है, स्ट्रीट फूड को खाने, तो वहां के स्ट्रीट फूड का जो टेस्ट होगा और जो गोरखपुर की जो दुकानों का जो टेस्ट होता है खाने का, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्यों भाई? क्योंकि हमारे यहाँ पर पानी, बाड़ी, स्वाद, ठीक है, सब कुछ क्या हो रही है, समय के साथ और जगह के साथ साथ चेंज हो रही है। तो भारत में विविधताएं बहुत ज्यादा है। और एक बात समझना, एक एस्पिरेंट के तौर पर इसी कहावत में ना एक लाइन आप यहां पर और जोड़ सकते हो कि कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर बाड़ी। फिर मैंने कहा कि कोस कोस पर स्वाद बदले और 4 कोस पर एक नई समस्या बदले। जब आप सिविल सर्वेंट के तौर पर एक अफसर बनकर के आगे जाओगे, समाज की प्रॉब्लम को देखने जाओगे, तो आपको हर क्षेत्र में एक नई समस्या देखने को मिलेगी। और उस समस्या को किस प्रकार से टैकल किया जाए, वो सिर्फ आप तब समझ सकते हो जब आप देश की डाइवर्सिटी को समझने का प्रयास करोगे। तो देश की डाइवर्सिटी इस पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। और रिसेंट में जितनी स्कीम्स चलती है ना, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम चलती है जो कि डाइवर्सिटी को प्रमोट करने का प्रयास करती है। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं विविधता में एकता। ठीक है, यूनिटी इन द डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं भारत के अंतर्गत। और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी स्कीम चलाई जाती है। जैसे कि आप देखो, एक है आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, एक आप लोगों का क्या है भाई, भारत को जानो एक कार्यक्रम है। ठीक है, एक है आप लोग आजादी का अमृत महोत्सव। आप तो ये तो पता ही होगा ना, भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हमने आजादी का अमृत महोत्सव को पूरा किया है। ठीक है, स्टार्ट किया कि हम जब हमारे 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम एक ऐसा अमृत महोत्सव बनाए कि भारत एक अच्छे लेवल पर आगे बढ़ सके। ठीक है, तो आजादी का अमृत महोत्सव हो गया, भारत को जानो कार्यक्रम हो गया। इसी प्रकार से देखो, जब मैं कॉलेज में था तो एक कार्यक्रम स्टार्ट किया था गवर्नमेंट के द्वारा, उसका नाम था एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, तो ये सारे कार्यक्रम क्या है, अगर कभी भी आपसे भारत की विविधता पे प्रश्न पूछे तो विविधता चुनौती नहीं है। एक बात को और एक्सेप्ट करना, भारत की विविधता, भारत की जो डाइवर्सिटी है वो चुनौती नहीं है। हमने भारत की डाइवर्सिटी को यूनिटी के तौर पर एक्सेप्ट किया है। हमने भारत की जितनी भी विविधताएं हैं उसको इस बात से स्वीकार किया कि हाँ भाई, ये हमारे समाज की बहुत शानदार विशेषता है और हम इसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, और हम बढ़ रहे हैं। हमने 75 वर्ष पूरा कर लिया अगर आजादी का, तो हम यहाँ पर एक सफल राष्ट्र के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। ठीक है, तो भारत की डाइवर्सिटी एक अच्छी बात है। उस डाइवर्सिटी को भुनाने का तरीका क्या है, तो हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं, हम भारत को जानो कार्यक्रम को बनाएं, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को बनाएं, और ये क्या है, हम यहाँ पर भारत की डाइवर्सिटी को सपोर्ट करते और प्रमोट करते। ठीक है, तो सिलेबस का पहला पॉइंट तो आप लोगों का ये दिया गया था, इसको डिकोड इस प्रकार से किया जा सकता था। अब देखो भाई, अगर यहां पर हम सिलेबस के कुछ अन्य पॉइंट्स को देखें तो पॉइंट देखो क्या कह रहा है। ठीक है, एक बार समझने का प्रयास करना आप लोग। उसका सेकंड पॉइंट है यहां पर दोस्तों, महिलाओं की भूमिका। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहां पर आप लोगों को दिया गया है महिलाओं की भूमिका। ठीक है, और महिला संगठन। अब देखो बात समझना, भूमिका मतलब कहां पर, भूमिका मतलब किधर भाई, किस क्षेत्र में भूमिका की बात की जा रही है, तो थोड़ा समझने का प्रयास करना। भूमिका आप लोगों का परिवार में हो सकता है। ठीक है भाई, परिवार में, आपके परिवार में, मेरे परिवार में जो मेरी माता जी की भूमिका है वो सबसे अच्छी है, सबसे ऊपर की भूमिका है। भले हम इस बात को, उनके कार्य होते हैं ना, उनको अगर भारत के जीडीपी में शामिल न भी करें, भाई वो खाना बनाती हैं, वो घर का ख्याल रखती है, सबके चीजों का ध्यान रखती है, अगर हम उनको भारत की जीडीपी में इकोनॉमिकल टर्म में शामिल न भी करें, लेकिन अगर वो कार्य न करें, क्या मैं यहां पर होता जहां पर मैं हूं आज, क्या आप वहां पर होते जहां पर आज हो? ठीक है, बिल्कुल नहीं होते। तो महिलाओं की भूमिका परिवार में क्या है, समझने की बात है। ठीक है, महिलाओं की भूमिका समाज में क्या है, ये बात एक समझने की है। ठीक है, और देखो भाई, महिलाओं की भूमिका, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से, महिलाओं की भूमिका लेबर फोर्स में किस प्रकार से। ठीक है, महिलाओं की भूमिका जो लेबर फोर्स में जो श्रम बल है भारत के अंतर्गत, उसमें कितनी है, किस प्रकार से, क्या समस्या पर व्याप्त है। महिलाओं की भूमिका एग्रीकल्चर सेक्टर में किस प्रकार से, इस पर हम डिस्कस करेंगे। महिलाओं की भूमिका पुलिस फोर्स में किस प्रकार से, एक बहुत डिस्कस करने वाला पॉइंट है। महिलाओं की भूमिका आर्म्ड फोर्सेस में किस प्रकार से। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमको आर्म्ड फोर्सेस में भी, सशस्त्र बलों के अंतर्गत भी महिलाओं की भूमिका को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ कि इसकी भी एक शुरुआत कर दी गई है। ठीक है, तो महिलाओं की भूमिका, और समझना, भूमिका सिर्फ एक सिलेबस का पॉइंट सिंपल सा था कि महिलाओं की भूमिका हमने डिकोड किस प्रकार से किया, हमने डिकोड इस प्रकार से किया कि परिवार में उनकी क्या भूमिका है,
समाज में क्या भूमिका है, शिक्षा में जो एजुकेशन सेक्टर है वहां पर क्या भूमिका है, लेबर फोर्स में क्या भूमिका है, भारत की अर्थव्यवस्था में उनकी क्या भूमिका है। देखो भारत की अर्थव्यवस्था में उनकी क्या भूमिका, भारत के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में क्या भूमिका है, भारत की राजनीति में महिलाओं की क्या भूमिका है। देखना भारत की राजनीति में महिलाओं की क्या भूमिका है, एक प्रश्न ये बन सकता है। ठीक है, आपको अमेरिका में कौन महिला राष्ट्रपति हुई, शायद उसका नाम अगर आपको ना पता हो, लेकिन आपको यहां पर जरूर पता हो कि भारत में महिला राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, वर्तमान में भी राष्ट्रपति, इनसे पहले भी राष्ट्रपति हुई थी, भारत में महिला प्रधानमंत्री भी हुई है। तो राजनीति में जो उनकी भूमिका है ना बहुत शानदार है। फिर इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, उनकी इतिहास में आप कितने भी आलोचना कर लो, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ, ठीक है, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो बंटवारा जब किया गया, उसमें जो उनकी भूमिका है और उनकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए विपक्ष पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि वो मां दुर्गा का स्वरूप मानी जा सकती है उनको। ठीक है, तो राजनीति में उनकी क्या भूमिका है, उन भूमिकाओं पर भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ऐसी बात ये नहीं है कि जो भूमिका है वो सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ समस्याएं भी व्याप्त है। भाई राजनीति में क्या समस्याएं, आप देखो तो हम क्या करते हैं, हम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करते हैं, लेकिन मुखौटा पति का कॉन्सेप्ट वहां पर है। अगर आपने पंचायत सीरीज देखा होगा टीवीएफ का, देखा ही होगा भाई, कौन नहीं देखता है। ठीक है, पंचायत की जो टीवीएफ की पंचायत सीरीज है ना, एक बहुत रियल और बहुत दिल को छूने वाली सीरीज बनाई गई है। ठीक है, उस सीरीज को अगर आप देखो तो आपको समाज की समस्याएं समझ में आएंगी। आप वहां पर देखते हो क्या भाई, ओडीएफ फ्री तो घोषित कर दिया गया उस गांव को, लेकिन वहां पर अभी भी क्या हो रहा है, पब्लिकली चीजों को किया जा रहा है। ठीक है, जो हम शिट करते हैं ना, ठीक है, वो शिट कहां पर कर रहे हैं, पब्लिकली कर रहे हैं। और क्या भाई, पंचायत में देखोगे तो वहां की जो सरपंच थी वो महिला थी, लेकिन वहां पे जो पंचपति है ना, उनकी भूमिका वहां पर ज्यादा आगे चल रही है। ठीक है, उनके आधार पर सारे काम किए जा रहे हैं, और जो सरपंच है वो बस इलेक्शन में वोट लेने के लिए बस वहां पर आती है, और कोई उनकी भूमिका नहीं है। लेकिन आप देखो तो पंचायत सीजन 2 में क्या होता है, धीरे धीरे उस समस्याओं में चेंज किया जाता है। और चेंज कैसे होता है, तो वहां के जो सचिव रहते हैं ना, वो सचिव अपनी भूमिका को निभाते हुए उसको छोटे मोटे चेंज करते हैं, और 15 अगस्त के दिन झंडा फहराने वो खुद वहां पर आती है। तो भूमिकाएं चेंज की जा सकती हैं, और वो चेंज कैसे किया जाएगा, हमारे इस पूरे सिलेबस का वही एक हिस्सा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो भाई, महिलाओं की भूमिका हो गया, फिर कहा कि महिला संगठन, भाई जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आप देखोगे तो सहकारिता के सेक्टर के अंतर्गत, ठीक है, सहकारिता मतलब कोऑपरेटिव का जो पूरा सेक्टर है, उस सेक्टर के अंतर्गत क्या है कि जो महिलाओं की भूमिका है वो अपने में बहुत अच्छी है। उन लोगों ने मिलकर के क्या किया भाई, कि महिलाओं को समाज में मेन स्ट्रीम लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर आपको पता होगा तो सेवा नाम का एक संगठन है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन नाम का एक संगठन है अहमदाबाद का। ठीक है, ये संगठन क्या कर रहा है भाई, ये महिलाओं को रोजगार देने का प्रयास कर रहा है, महिलाओं को समाज की मेन स्ट्रीम में शामिल कराने का प्रयास कर रहा है। तो महिला संगठन की भूमिका यहां पर आप देख सकते हो। महिला संगठन की भूमिका के लिए आप एक लिज्जत पापड़ का एग्जाम्पल ले सकते हो कि लिज्जत पापड़ क्या है भाई, ठीक है, लिज्जत पापड़ क्या है, तो उसने भी महिलाओं को अर्थव्यवस्था में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया है। ठीक है, और ये महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बातों को समझना आप लोग, तो ये डायमेंशन यहाँ पर आप लोग कवर कर सकते हो। और क्या डायमेंशन है यहाँ पर आप लोग, तो देखो क्या रहा है कि जनसंख्या एवं उसके संबंध मुद्दे, ठीक है, जनसंख्या की बात की जा रही है। तो देखो जनसंख्या जो है ना, जो आपका ये पॉपुलेशन का जो पूरा टॉपिक है, ये पॉपुलेशन का पूरा टॉपिक हम लोग कहाँ देखेंगे, हम लोग जनरली जीएस पेपर 1 में जो ज्योग्राफी का सेक्शन होता है ना, तो ह्यूमन ज्योग्राफी का पूरा सेक्शन होता है, वहां पर देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ गौरव सर से, अगर ज्योग्राफी में इस टॉपिक को कवर कराया जाएगा तो यहाँ पर हमें कवर करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी के पोर्शन में कंप्लीट हो जाएंगी चीजें। ठीक है, मैं डिस्कस करके चीजों को क्लियर कर दूंगा। अब देखो अगला कह रहा है गरीबी, पॉवर्टी यहाँ पर बात की जा रही है, पॉवर्टी और विकासात्मक विषय, ठीक है, डेवलपमेंट जो इश्यूज है भारत के अंतर्गत उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। गरीबी क्या है और गरीबी के संदर्भ में जो विकासात्मक मुद्दे हैं, जो चुनौतियां, जो चैलेंजेस है, उनकी यहाँ पर बात करनी है हम लोग को। फिर है शहरीकरण, अर्बनाइजेशन की बात की जा रही है। ठीक है, देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज, ठीक है, उनका समस्याएं और उनका समाधान, इनकी यहाँ पर पूरी बात हो रही है। अब एक बात को समझना, सोसाइटी के पूरे प्रश्न के अंतर्गत, पूरे टॉपिक के अंतर्गत हम जिन 3-4 टर्म पर डिस्कस करेंगे, वो टर्म क्या होंगे, देखो पहली बात समस्या क्या है, ठीक है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, भाई महिलाओं के संदर्भ में समस्याएं क्या है, हमारा पहला टॉपिक ये होगा किसी भी पॉइंट को समझने के लिए। दूसरा टॉपिक क्या होगा, उस समस्या का कारण क्या है, उसके रीजंस क्या क्या है, ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा। किसी भी पॉइंट को समझने के लिए हम पहले क्या समझेंगे, फिर कारण समझेंगे, क्या और क्यों, कारण को मैं लिखता हूं क्यों, ठीक है, व्हाट एंड व्हाई, हमारे 2 टर्म शुरुआत के होंगे। फिर क्या होगा,
इसके बाद सॉल्यूशन कैसे है, ठीक है, किस प्रकार से हम समाधान निकाल सकते हैं, तो यहां पर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है, कि भाई अगर कोई समस्या व्याप्त है तो समस्या को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, एक समाधान का प्रोसेस यहां पर होगा। और चौथा होगा आप लोगों का यहां पर कि गवर्नमेंट जो है वो किस प्रकार के प्रयास यहां पर करी, गवर्नमेंट यहां पर कौन से इनिशिएटिव्स को ले रही है कि उन इनिशिएटिव के आधार पर हम समस्याओं को टैकल कर सके, ये हमारे मेन मुद्दे होंगे। तो सोसाइटी और सोशल इश्यूज के अंतर्गत जिस भी समस्या को मैं देखूंगा, जिस भी समस्या को हम डिस्कस करेंगे, मान लो एक समस्या मैंने उठाया दहेज प्रथा, ठीक है, मान लो मैंने एक टॉपिक उठाया दहेज प्रथा। अब दहेज प्रथा क्या है भाई, तो सबसे पहला प्रश्न ये कि दहेज प्रथा है क्या, ठीक है, इसको आप समझना कि दहेज प्रथा में क्या होता है कि शादी के समय, ठीक है, शादी के समय जो जनरली समाज के जनरली ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि जो स्त्री होती है, जो लड़की होती है, उसकी तरफ से लड़के वालों को बहुत सारी चीजें गिफ्ट देनी पड़ती है, ठीक है, इसको हम गिफ्ट का नाम देते हैं, ठीक है, मैं इन्वर्टेड कॉमा बता रहा हूं, इसको गिफ्ट का हम नाम देते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि इससे जो लड़की की फैमिली है ना उस पर प्रेशर क्रिएट होता है, वो प्रेशर क्रिएट क्या करेगा, फिर लड़की पैदा करने से रोकने के लिए हतोत्साहित लोगों करेगा, ठीक है, और इसीलिए भ्रूण हत्या की समस्याएं भारत में देखने को मिलने लगती है, ठीक है। तो समस्या क्या है, पहली बात तो हम ये समझेंगे समस्या के कारण क्या, दहेज प्रथा होती क्यों है। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये बताइए हम दहेज लेना तो चाहते नहीं है, ठीक है, लेकिन आप बताइए कि एक रंगीन टीवी 1 लाख रुपए का मिल रहा है, ठीक है, एक कार आपकी मिल रही है 10 लाख रुपए की, ठीक है, और एक घर मिल रहा है 50 लाख रुपए का, तो हम करें क्या, अगर हम लोन अगर हम दहेज न भी लेना चाहें तो हम इन सब चीजों का जुगाड़ कैसे करें। अरे मेरे मूर्खों देवताओं, ठीक है, इनका जुगाड़ करने का सिंपल तरीका ये है कि मेहनत करो, ठीक है, और अपना पैर उतना पसारो जितना आपके पास चादर हो। दूसरी बात एक तरीका और है, ठीक है, देखो हम मेरा कॉन्सेप्ट एक अलग है थोड़ा सा, मैं यहाँ पर ना आप लोग एक नया टर्म बता रहा हूँ और समझने का प्रयास करना। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप पैर फैला लो, ठीक है, आप अपने पैर को फैला लो, चादर आप घीच जहां से कहीं से बढ़ा ही लोगे, ठीक है, चादर आप घीच जहां से ठंडी में बढ़ा ही लोगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है मेरा तो भाई, ठीक है। तो पैर फैलाओ आपको चादर बढ़ जाएगा, या फिर आप पहले चादर को बड़ा कर लो फिर पैर फैला लो। तो ये गिफ्ट के कारण क्या होते हैं ना, जो दहेज का जो कारण होता है उस कारण को समझने का हम प्रयास करेंगे कि समाज में महिलाओं को वो इज्जत नहीं दिया गया, समाज में महिलाओं को वैल्यू नहीं दी गई जो दी जानी चाहिए थी, इसीलिए महिलाओं को आर्थिक तौर पर बोझ माना गया, ठीक। अगर महिलाएं भी भारत के जीडीपी के प्रोडक्शन में हिस्सा लेती, अगर महिलाएं भी, ठीक है, घरेलू देखभाल से जो वो वहां पर मेहनत करे थे उसके बदले उनके काम को जीडीपी में शामिल किया जाता, तो क्या करते, हम इनकी वैल्यू यहां पर करना स्टार्ट कर देते, ठीक है। तो फिर दहेज का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता, ठीक है, दहेज का पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर क्या होता है, खत्म हो जाता। अभी क्या वर्तमान में एक महिला औसतन तौर पर अपने जीवन के दिन भर के 10 से 12 घंटे घरेलू देखभाल में खर्चा करती है, वहीं पर एक पुरुष मात्र 2 से 3 घंटा जो है वो औसतन की बात बता रहा हूं, औसतन घरेलू देखभाल में खर्चा करता है, ठीक है। ये समस्याएं व्याप्त हैं, तो कारण क्या है उस पर चर्चा करेंगे। दहेज प्रथा को रोकने के लिए सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन 2 प्रकार के हो सकते हैं, विधायी सॉल्यूशन मतलब गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव यहाँ पर लिए हुए, ठीक, गवर्नमेंट ने कौन से लॉ लेकर के आया हुआ यहाँ पर दहेज को रोकने के लिए, या फिर इसके अलावा हम किस प्रकार से लोगों को जागरूक करके चीजों का समाधान कर सकते हैं, इसकी भी यहाँ पर बात की जाएगी, ठीक है। और इसके अंतर्गत एक बात और ध्यान रखना, इस क्लास को करने वाले सभी लोग, मैं आप लोगों को इस क्लास के अंतर्गत ही इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैं एक लिंक दे दूंगा, ठीक है, लिंक जो होगी वो होगी एसडीजी के संदर्भ में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर मैंने एक क्लास लिया था, ठीक है, एक फ्री क्लास थी ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, उस क्लास की मैं लिंक आप लोगों को दे दूंगा। जिसने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सही प्रकार से नहीं स्टडी किया हुआ है, ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ है, एक बार वो क्लास देख लेना, 30 मिनट की क्लास होगी आप लोगों की, मैक्सिमम 30 मिनट की क्लास होगी, और उस 30 मिनट में हमने सभी लक्ष्यों के बारे में, उनको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ऐड किया जाए, कहां पर ऐड किया जाए, उसका डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो चूंकि हम सोसाइटी और सोशल इश्यूज पढ़ रहे हैं और इन्हीं सोशल इश्यूज को समाप्त करने के लिए हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत बहुत सारे लक्ष्य तय किए हुए, ठीक है। जनरली एसडीजी 1 से लेकर के एसडीजी 5 तक जो हमारा लक्ष्य है वो यहीं पर शामिल हो जाते हैं, तो उनको आप यहां पर कोट कर सकते हो भाई, उनको यहां पर आप कोट कर सकते हो कि अगर आपको लैंगिक समानता क्रिएट करना, जेंडर इक्वलिटी क्रिएट करना है, तो उसके लिए एसडीजी के अंतर्गत कौन सा टारगेट दिया गया है उसको आप निष्कर्ष में लिख दो कि हमको इस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमको इन प्रयासों को और आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक। तो इन सब में आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के आधार पर एक प्रकार का कंक्लूजन यहां पर तैयार कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक बात और समझना, देखो ये जितने टॉपिक्स है ना, ये सारे टॉपिक्स करंट अफेयर्स के हैं, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स करंट अफेयर्स के होते हैं। भाई महिलाओं की समस्या क्या है, आप न्यूज में सुनोगे कि मैरिटल न्यूज में आया तो आपने वहां पे पढ़ लिया, अगर आप सुनोगे लिव इन रिलेशनशिप पर कोई घटना घटी तो वो न्यूज में आ गया, आप देखोगे कि हाँ भाई दुष्कर्म के आंकड़े बढ़ रहे हैं, एनसीआरबी ने अपना रिपोर्ट दिया कि यहाँ पे भारत में जो रेप है उसके आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, आपने उस समस्या को यहाँ पर देखा और समस्या पर क्या किया, प्रॉपर विचार किया। तो ये जितने टॉपिक हैं ये सारे टॉपिक करंट अफेयर्स के होते हैं जनरली सामान्य तौर पर, और इसलिए इन टॉपिक्स को अटेम्प्ट करना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि भाई करंट अफेयर्स हम आसानी से पढ़ सकते हैं, हम चीजों को आसानी से समझ सकते हैं, और इसलिए यहां पर जो नंबर ले आना होता है वो थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन बात को समझना,
अगर ऑन एवरेज 75 नंबर एक ईयर में पूछा जा रहा है इस टॉपिक से, 75 मार्क्स अगर प्रश्न आ रहे हैं, तो अगर आप अपने उत्तर को जनरलाइज लिखोगे, अगर आप अपने उत्तर को बहुत सामान्य तौर पर लिखोगे, आपको नंबर नहीं मिलेगा। प्रश्न बहुत सिंपल है, दहेज प्रथा क्या है, इसको रोकने के लिए कौन से प्रयास किए जाने चाहिए। आप देखो तो क्लास 10th का भी लड़का इस पर लिख सकता है, क्लास 11th का भी लड़का लिख सकता है, क्लास 8th का भी लड़का लिख सकता है, और क्लास 12th का भी लिख सकता है। अब कोई आईएएस अधिकारी भी यहां पर लिख सकता है, और कोई देश का बहुत बड़ा जो फिलोसफर होगा वो भी इस बात पे कोट कर सकता है। डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो आप अगर सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, तो आपका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर सामान्यीकरण नहीं कर सकते हो, जनरलाइज नहीं कर सकते अपने उत्तर को, ये बात ध्यान रखना। देखो उत्तर लिखने में ना एक 3 फॉर्मूला नाम का, ठीक है, और एक आईएएस अधिकारी है, ठीक है, मुझे नाम क्लियर नहीं हो रहा उनका, दीपक मलिक सर है शायद, ठीक है, उन्होंने, दीपक रावत सर, ठीक है, दीपक रावत सर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, ठीक है। उनका एक फॉर्मूला क्या है कि कभी भी आप अपने उत्तर में रिपीटिशन मत करो, ठीक, कभी भी उत्तर में आप रिपीटिशन मत करो, कभी भी आप अपने उत्तर के अंतर्गत इररिलेवेंट चीजों को मत लिखो। भाई प्रश्न पूछा गया दहेज पर, आप लिख रहे हो दुष्कर्म के ऊपर, ऐसा नहीं करना, चीजों को हम लोग को प्रॉपर जो पूछा गया वही लिखना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए समस्या पता है क्या है, इस पूरे सेक्शन के अंतर्गत सोसाइटी और सोशल इश्यूज के अंतर्गत समस्या बिल्कुल ये आपको कभी नहीं आएगी कि आपके पास कुछ पॉइंट नहीं है, आपके पास आंकड़े नहीं है। आप किसी भी सोशल इश्यूज के ऊपर, भारत में ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में शिफ्ट कर रहे हैं, इस पूरे टॉपिक पर आप 10 पेज कैसे ले सकते हो, आपके पास टॉपिक का बिल्कुल समस्या नहीं है। हाँ, क्या लिखा जाए क्या ना लिखा जाए, समस्या इस पर आती है। तो इररिलेवेंट चीजों को नहीं लिखना रहता है और जनरलाइज चीजों को नहीं लिखना रहता है। जनरली समस्या यहां पर यह आती है कि हम क्या करते हैं, सोसाइटी और सोशल इश्यूज के पूरे टॉपिक में जनरलाइज उत्तर लिख करके आ जाते हैं, ठीक है। सामान्य तौर पर जो जनरलाइज एकदम सामान्य उत्तर होता है उसको लिख करके आता है, इसलिए क्या होता है कि हमारे जो मार्क्स होते हैं वो बहुत कम प्राप्त होते हैं। हमने तो सोचा कि भाई हमने तो पूरे के पूरे प्रश्न अटेम्प्ट किए थे सर, हमने पूरे 3 पेज भर करके में आया था, और नंबर क्यों नहीं मिला। नंबर इसीलिए नहीं मिलता कि आप जनरलाइज उत्तर लेकर के आए रहते हो। तो इस पेपर में इस समस्या से बचने का प्रयास करना, यहां पर हम लोग ध्रुव बैच के अंतर्गत स्ट्रक्चरिंग पर प्रॉपर फोकस करेंगे कि स्ट्रक्चरिंग किस प्रकार से लिखना है। मैंने आपको यहाँ पर एसडीजी का कॉन्सेप्ट बताया, तो एसडीजी पढ़ लेना, क्योंकि एसडीजी के आप टॉपिक को ना कंक्लूजन में बहुत आसानी से प्रयोग कर सकते हो। सोसाइटी और सोशल इश्यूज के हर टॉपिक में कंक्लूजन के तौर पर आप लोग एसडीजी के गोल का प्रयोग कर सकते हो। एक सबसे अच्छा स्ट्रक्चर यहां पर ये होता है। एक बात को और समझना, ठीक है, एक बात को यहां पर आप लोग और समझना कि ध्रुव बैच के अंतर्गत हम लोग करंट अफेयर्स से चीजों को कैसे लिंक करें, इस पर तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ, ठीक है, हम लोग तैयार करेंगे रेडीमेड उत्तर। ठीक है, आप जाते हो ना मार्केट से रेडीमेड फास्ट, वो क्या कहते हैं, फास्ट फूड खाने के लिए, ठीक है, रेडीमेड कपड़ा लेने के लिए। रेडीमेड क्या चीज है भाई, पहले से चीजों को तैयार करके रखा गया है, जैसे जरूरत पड़ा, ठीक है, जैसे डिमांड आया मार्केट ने भेज दिया। ये एक काम होता है रेडीमेड का। भारत की अर्थव्यवस्था या फिर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो होती है वो इस प्रकार से वर्क करती है। त्योहार का सीजन आएगा, रेडीमेड मिठाइयां पहले से बनकर रखी रहेंगी, ठीक है, सोन पापड़ी का जो प्रोडक्शन होगा वो ऑलरेडी बढ़ जाएगा और मार्केट में उसको सेल कर दिया जाता है। यहां पर भी ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। आप लोगों को भी स्मार्ट बनना है, ठीक है। आप लोगों को स्मार्ट किस प्रकार से बनना है भाई, स्मार्ट इस तरीके से बनना है कि आपको अपने उत्तर को, ठीक है, पहले से रेडीमेड स्ट्रक्चर करके रखना है अपने पास। किस प्रकार से करोगे भाई, देखो समझने का प्रयास करना। भाई मैंने अभी आपको मैंने आपको एक रेडीमेड उत्तर ही दिया, ध्यान रखना। मैंने आपको उत्तर दिया कि कभी भी ऐसे टॉपिक पे प्रश्न आए, आप कंक्लूजन में, निष्कर्ष में एसडीजी गोल का प्रयोग कर सकते हो। आपका एक रेडीमेड कंक्लूजन यहां पर तैयार हो गया, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर आपके सामने, ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, हालांकि मैं आप लोगों को सिंपल तरह बता रहा हूं बस। मानो अगर कोई मेन बॉडी में कुछ कारण पूछना कि इस समस्या के कारण क्या है, भारत में महिलाओं को अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत समान काम के लिए, ठीक है, इक्वल वर्क के लिए इक्वल पेमेंट क्यों नहीं मिलता है। अगर प्रश्न ये आता है आपके सामने, आप क्या करोगे, यहां पर आप पेस्टल अप्रोच को बता सकते हो। पेस्टल अप्रोच को यहां पर आप कोट कर सकते हो। ये अप्रोच क्या है भाई, समझने का प्रयास करना है, कुछ नहीं, यह एक इकोनॉमी का मॉडल, एक अर्थव्यवस्था का मॉडल है, जिसको जनरली मैं क्या करता हूं, मैं जीएस के मेंस नैरेटिव में यूज करने का प्रयास करता हूं। मैं आप लोग समझाता हूं, देखो कैसे। कभी कॉपी में नहीं लिखना कि पेस्टल मेथड क्या है। क्या भाई, पी फॉर पॉलिटिकल समस्याएं, ई फॉर इकोनॉमिकल समस्याएं, एस सोशल समस्याएं, टेक्नोलॉजिकल समस्याएं, इन्वायरमेंटल समस्याएं और लीगल समस्याएं। किसी भी समस्या के जनरली इतने डायमेंशन बन सकते हैं, सामान्य तौर पर इतने डायमेंशन बन सकते हैं। अब आप जब उत्तर लिखने बैठोगे ना, आपको याद नहीं करना पड़ेगा कौन सा डायमेंशन छूट तो नहीं रहा है कोई हमारा, क्योंकि आपके पास प्रॉपर पेस्टल अप्रोच क्लियर है। आप मन में सोच लो कि हाँ पॉलिटिकल रीजन मैंने लिख दिया, ठीक है, इकोनॉमिकल रीजन लिख दिया, सोशल रीजन लिख दिया, टेक्नोलॉजिकल रीजन लिख दिया, इन्वायरमेंटल रीजन लिख दिया, लीगल रीजन लिख दिया, हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपके पास एक रेडीमेड स्ट्रक्चर था, आपने बस क्या किया, उस स्ट्रक्चर के अंतर्गत चीजों को खटखट तैयार किया। मैगी का पैकेट आपके पास पहले से था, आपने 2 मिनट बस गैस पर रखा, मैगी उबल गया, आंसर क्लियर हो गया आप लोगों का, ठीक है। यहां पर भी काम वही करना है आप लोगों के पास। आप लोगों के पास स्ट्रक्चर पहले से है, बस 7 मिनट और 9 मिनट का जो आपके पास बाउंडेशन होता है एग्जाम हॉल के अंतर्गत, उस बाउंडेशन के अंतर्गत आपने क्या किया, उस मैगी को उबाला, आपका आंसर यहां पर तैयार हो गया, ठीक है। तो ये काम ध्यान रखिए आप लोग।
और क्या भाई, ध्रुव बैच का एक फायदा और होगा आप लोगों को, ठीक है, ध्रुव बैच के अंतर्गत आप लोगों को एक फायदा और होगा, यहां पर हम लोग बहुत सारी केस स्टडी को डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत सारी केस स्टडी डिस्कस करेंगे। सोसाइटी और सोशल इश्यूज के पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उन पर मैं डिस्कस करूंगा, उनका प्रयोग कैसे करना है उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। फिर क्या हम डिस्कस करेंगे भाई, हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स जिनका आप लोग अपने उत्तर में प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स जिनका प्रयोग हम लोग अपने कॉपी के अंतर्गत, अपने आंसर राइटिंग के अंतर्गत कर सकते हैं। अब समझना, एक काम ये आप लोग खुद से भी कर सकते हो। ये काम खुद से कैसे करोगे, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोगों को चीजों को सर्च करना पड़ेगा। मैं वो काम आप लोगों के लिए कर लेकर के आऊंगा, हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, आप लोग नोट्स बनाते जाना चीजों का, ठीक है। अच्छा, ध्रुव बैच का नोट्स बनाना है, एनसीईआरटी बैच वालों ध्यान रखना, एनसीईआरटी बैच में मैंने प्रॉपर आप लोगों से कहा था कि ध्रुव कभी एनसीईआरटी बैच का नोट्स नहीं बनाना है, एनसीईआरटी का नोट्स मत बनाओ, लेकिन ध्रुव का आप सभी को हर एक नोट्स बनाना पड़ेगा। जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, उसका भी नोट्स बनाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है, हम डायमेंशंस देख रहे हैं चीजों को लेकर के, ठीक है। अच्छा, इस क्लास को दोबारा भी आप लोग एक बार देख लेना क्लास को, क्योंकि जब दोबारा आप लोग देखोगे तो आप लोगों की चीजें फिर से क्लियर होगी कि हाँ भाई, इस पूरे पोर्शन के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, इस पूरे पोर्शन के अंतर्गत हम लोग सिलेबस को किस प्रकार से डिकोड करने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझिएगा। अब देखो भाई, सिलेबस से कुछ पॉइंट्स और देखते हैं हम लोग, ठीक है। पेपर 1 कहां गया, ये रहा, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ना चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। एक बार आप लोग कमेंट में बताना मुझे भाई कि आज की जो क्लास रही, ये क्लास ने आप लोगों के इस पूरे पॉइंट के संदर्भ में आप लोगों की जो दिमाग है उसको खोला कि नहीं खोला। समाज, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, महिलाओं के संदर्भ में आप पहले भी टॉपिक को देखे होंगे, आपने पहले पॉइंट्स को पढ़ा होगा। हम यहाँ पर जो चीजों को देख रहे हैं ना, हम डिकोड कर रहे हैं, और डिकोडिंग बहुत जरूरी है। शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, गरीब के सामने समस्याएं क्या है भाई, ठीक है, गरीब को खाने की दिक्कत है, गरीब को रहने की दिक्कत है, रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नीड्स है वो उसके पास नहीं, पर्यावरण की समस्याएं, जल की समस्याएं, इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जाए, वो सारे टॉपिक यहीं पर आप लोग के आते हैं। गवर्नमेंट जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर के आती है वो आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ता है कि गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम नहीं लॉन्च की, ठीक है, गवर्नमेंट ने जो स्कीम लॉन्च किया पीडीएस सिस्टम, वो सिस्टम गरीबों को किस प्रकार से हेल्प कर रहा है, गरीबी की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होता है, ठीक है, बहुआयामी गरीबी क्या होती है। जैसे अगर गरीबी के संदर्भ में कोई प्रश्न है, अगर 3-4 आंकड़ों का प्रयोग कर सकते हो, देखो आप चाहो तो नीति आयोग के आंकड़ों का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों का प्रयोग कर सकते हो, आप चाहो तो PLFS, ठीक है, पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो सर्वे होता है, ठीक है, उसका आप प्रयोग कर सकते हो। आप लोग चाहो यहाँ पर तो मौसमी मंत्रालय का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, मौसमी मंत्रालय के जो NSO के जो आंकड़े होते हैं, NSO या फिर NSSO, इसको पहले NSSO कहते थे हम लोग, अभी NSSO और CSO को मिलाकर के NSO बना दिया गया, ठीक है, तो इनके आंकड़ों का प्रयोग कर सकते हो। हालांकि ये सारे टॉपिक क्या है, ये सारे टॉपिक अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे चीजों को, ठीक है। तो ये पूरी क्लास इसलिए इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दूसरी बात, एक बात और समझना, सर सोचोगे आप लोग सर इतने सारे आंकड़े याद कैसे होंगे, उसका मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताऊंगा। क्लास की हर क्लास के अंतर्गत किस प्रकार से आंकड़ों को याद करना है उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। कभी भी आंकड़े आप लोगों को एग्जैक्ट याद नहीं करने कि भारत में 1 लाख, ठीक है, 4,000 समथिंग केसेस जो हैं हर साल इस चीज को लेकर के आते हैं, ये आपको एग्जैक्टली आंकड़ा नहीं याद करना है, आपको परसेंटेज में याद करना कि हाँ भाई पूरे भारत में जितने क्राइम्स होते हैं उनमें का 15% जो क्राइम है वो महिलाओं के विरुद्ध होता है, ठीक है। हालांकि इसका रेशियो बहुत ज्यादा है, मैं बस ऐसे आपको एक रैंडम आंकड़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो याद करने का प्रयास करना, आंकड़ों के संदर्भ में, क्राइम के संदर्भ में जो भी आप आंकड़े देखोगे उसके लिए हम NCRB क्राइम इन इंडिया जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, रिपोर्ट का प्रयोग करेंगे। अब बात को समझना, जैसे मानो आपको अगर प्रश्न आया आपके सामने कि सड़क दुर्घटना पर, ठीक है, सड़क दुर्घटना पर, रोड एक्सीडेंट जो होता है उस पर प्रश्न आया, आप कह रहे हो कि सर मुझे आंकड़ा एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, लेकिन मुझे इतना पता कि भारत में करीब करीब 15% जो एक्सीडेंट होते हैं वो फास्ट स्पीड के कारण से होता है, ये आपको जनरली आइडिया है, मान लो एक मान के चलते हैं इस बात को, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे पता है, आप सीधे कोट करो यहाँ पर कि NCRB की क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का जो रेशियो है वो 15% जो दुर्घटनाएं होती हैं वो तेज स्पीड के कारण से होती है। आपके पास एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं था, लेकिन आपको ये बात पता थी कि इस संदर्भ में आंकड़े होंगे कहां पर, गरीब कितने हैं भारत में, 22% जो आबादी है गरीबों की वो कितनी है एग्जैक्टली आपको मानो नहीं पता है, ठीक है, आपको 22% का आंकड़ा नहीं पता है आपके पास, लेकिन आपको ये पता कि हाँ भाई जो गरीबी के संदर्भ में जो रिपोर्ट होती है, जो आंकड़े होते हैं वो आंकड़े या तो वर्ल्ड बैंक देता होगा भारत के संदर्भ में, या तो नीति आयोग देता होगा, या फिर मौसमी मंत्रालय देता होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको अगर नहीं भी पता तो हम कोड करेंगे नहीं, वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत में कुल गरीबों का जो अनुपात है वो 22% के अनुपात में दिया गया है, ठीक है। हमको भले सोर्स ना पता एग्जैक्टली, लेकिन हमको 2 चीजें पता होनी चाहिए कि इस संदर्भ में आंकड़े कहां पर आपको मिलेंगे, ठीक है, और उन आंकड़ों को हम लोग किस प्रकार से यूज करना है, 2 बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अब देखो अगला टॉपिक क्या कह रहा है भाई, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, ठीक है।
इफेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन सोसाइटी, एक टॉपिक यहाँ पर आप लोगों का ये दिया गया है। अब इस टॉपिक को थोड़ा समझने का प्रयास करना, बहुत इंटरेस्टिंग बहुत मस्त टॉपिक है, ठीक है। तो हुआ क्या ना, भारत जब आजाद हुआ तो हम जब आजाद हुए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले न तो सोशलाइजेशन की जो सोशलिस्ट सिस्टम था, ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था का, न तो हमने उसको अपनाया, न तो हमने समाजवादी विचारधारा को अपनाया, न तो हमने पूंजीवादी विचारधारा को, कैपिटलिज्म की जो कॉन्सेप्ट होता है उसको भारत में अपनाया। जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा कि हम भाई एक मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जनरली गवर्नमेंट क्या करती है कि यहाँ के लोकल लोगों को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे रूल्स कानून लगाती है, ठीक है, बहुत सारे लॉज लगाती है ताकि विदेशों से चीजें इंपोर्ट ना हो सके आसानी से, ठीक है, और यहाँ ताकि यहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उनको फायदा हो सके। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, विश्व के रास्तों को भारत के लिए बंद कर देते हैं। 1990 में, ठीक, 1990 में भारत में क्या होता है कि भारत में एक भयंकर प्रकार का, ठीक है, एक भयंकर प्रकार का क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस उत्पन्न होता है, ठीक है, भुगतान संतुलन का संकट उत्पन्न होता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें मैंने एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ है, जो एनसीईआरटी के विद्यार्थी होंगे उनको पता होगा, उन्होंने आप अपनी क्लास के अंतर्गत देखा होगा चीजों को, ठीक है, लेकिन फिर भी समझिएगा आप लोग, फिर भी समझो कि लोग मेन से उस पॉइंट को कैसे लिंक कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हाँ भाई भारत में बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस उत्पन्न हुआ और उसके बाद 1991 का जब बजट प्रस्तुत किया जाता है, हम क्या करते हैं, हम अपने यहाँ पर एक जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वो अपने यहाँ पर भारत में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आते हैं और भारत में एलपीजी रिफॉर्म लेकर के आते हैं, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर के आते हैं, नई आर्थिक सुधार लेकर के भारत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और उसी का एक हिस्सा आप लोगों का ग्लोबलाइजेशन या फिर भूमंडलीकरण। तो भूमंडलीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, प्रश्न यहाँ पर यह है, समझना प्रयास को। ये सेम टॉपिक इकोनॉमिक्स की क्लास के अंतर्गत एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, ये सेम टॉपिक मिलेगा आप लोगों को एनसीईआरटी में, इकोनॉमिक्स में आप लोगों को टॉपिक मिलेगा। लेकिन यहां पर हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम सोसाइटी के परिप्रेक्ष्य में डिस्कस कर रहे हैं कि इंडियन सोसाइटी पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। अब बातों को समझना, कैसे प्रभाव पड़ा होगा तो समझने का प्रयास करो आप लोग भाई। देखो, भारतीय समाज पर जो प्रभाव पड़ा वो कई प्रकार से हो सकता है। एक, भारत के एजुकेशन सिस्टम पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, ठीक है, भारत में इंग्लिश बोलने वालों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ी, क्या बढ़ी, इस पर क्या इंपैक्ट पड़ा। भारत की संस्कृति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, संस्कृति पर इंपैक्ट कैसे पड़ा। आप देखो आज क्या है, ठीक, आज हम लिट्टी चोखा क्या है, लिट्टी चोखा जो है वो अमेरिका में खाया जा रहा है, ठीक है, अमेरिका में लिट्टी चोखा की जो डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, लिट्टी चोखा की डिमांड अमेरिका में बहुत ज्यादा हो रही है। अमेरिका के जो व्हाइट हाउस है वहां पर दीपावली होली त्यौहार मनाए जा रहे हैं, वहां के जो राष्ट्रपति होते हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम में क्या हुआ, हमने वहां पर जो वहां के जो भी नए चुने गए प्रधानमंत्री, ठीक है, वो क्या है, वो भारतीय मूल के माने जा रहे हैं, ठीक है, और भारतीय मूल के होने के कारण से क्या हो रहा है कि भारतीयों की पहुंच वहां तक पहुंच जा रही है। अब भारतीय संस्कृति भूमंडलीकरण के बाद से पूरे विश्व में फैली, लेकिन इसका एक निगेटिव इंपैक्ट भी हुआ। निगेटिव इंपैक्ट क्या हुआ कि भारत जो लिट्टी चोखा का एक देश था, भारत जो मोटे अनाजों का एक देश था, उसने क्या किया, हमने मैकडोनाल्डाइजेशन कर दिया, ठीक है, नमो बोलने में दिक्कत क्या आ रही है, ठीक है, खाएंगे कैसे आदमी इसको, ठीक है। चलो, तो हमने क्या किया कि हमने बर्गर और पिज्जा की संस्कृति को भारत में अपना लिया, ठीक है, हमने मैकडोनाल्ड जो बर्गर आता है उस बर्गर के कल्चर को भारत अपना लिया और इसी कल्चर को हम क्या कहते हैं, मैकडोनाल्डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। बातों को समझना थोड़ा सा आप लोग, क्या होगा, हम फास्ट फूड की प्रवृत्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये एक भूमंडलीकरण का इंपैक्ट है। तो मतलब क्या हुआ कि भारत की संस्कृति पर इसका एक इंपैक्ट पड़ा, भारत की संस्कृति पर एक इंपैक्ट और यहाँ पर और पड़ेगा आप लोगों को भाई, महिलाओं के संदर्भ में इंपैक्ट पड़ेगा। इंपैक्ट ये पड़ेगा कि महिलाओं को भूमंडलीकरण के बाद से अवसर ज्यादा मिले, अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ज्यादा मिली, ठीक है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिली। एक फायदा यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हो, इस फायदे को आप लोग कोट कर सकते हो, ठीक है। भारत में रोजगार के अवसर, जो इंप्लॉयमेंट के अवसर थे, वो बहुत तेजी से चेंज हुए। किस प्रकार से इंप्लॉयमेंट का अवसर चेंज हुआ भाई, एक बार समझने का प्रयास करना। भारत में चेंज इस प्रकार से हुआ कि भारत में यहाँ पर लैंगिक समानता में वृद्धि हुआ, भारत में जॉब का जो पूरा सिस्टम था वो सिस्टम चेंज हुआ, ठीक है। कई सारे मल्टीनेशनल कंपनी के आने के कारण जो लोकल मैन्युफैक्चरर थे वो बर्बाद हुए, ठीक है। और इसके बावजूद कुछ जो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा, पॉजिटिव इंपैक्ट ये पड़ा कि भारत में फॉरेन से इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आया, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, देखो रोजगार मिलने और न मिलने से पॉजिटिव इंपैक्ट इस प्रकार से पड़ेगा कि वही युवा अगर रोजगार नहीं कर रहा है, बेरोजगार है, तो समाज में कुछ योगदान नहीं दे रहा है, ठीक है, और समाज में क्या होगी, हिंसा में वृद्धि होगी। तो इन सारे पॉइंट्स को समझने का प्रयास करें, सब चीजें एक दूसरे से लिंक है, कोई अलग नहीं है। भूमंडलीकरण का जो प्रभाव है वो सारे एस्पेक्ट्स में यहाँ पर आप लोगों को देखना पड़ेगा। इसके अलावा एक जो मुद्दा है, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको अब समझना, ठीक है। समझना ये दोस्तों, कभी भी आप लोगों से अगर प्रभाव पूछा जाए, ठीक है, अगर आप लोगों से इंपैक्ट पूछा जाए, ठीक है, इंपैक्ट पूछा जाए, आप लोग क्या करोगे पता है, ध्यान नहीं रखना, आप लोगों को पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंपैक्ट बताने हैं।
अगर भूमंडलीकरण का प्रभाव भारतीय समाज पर पूछा जा रहा है तो उससे कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी है। पॉजिटिव इंपैक्ट हमने देखा कि भारत में शिक्षा के अवसर उपलब्ध हुए, रोजगार के नए अवसर, क्रिएटिविटी, नए अपॉर्चुनिटीज मिली। भारत में तकनीक भारत में बहुत तेजी से आया, टेक्नोलॉजी भारत में बहुत तेजी से आई, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म भारत के अंतर्गत हुआ। भारत के जो महिलाएं थी उनको यहाँ पर शामिल किया गया। भारत की संस्कृति जो है पूरे विदेशों तक फैली। हमने क्या किया, हमने सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए किसी जनजाति के कल्चर को हम क्या करें, आज मोबाइल में बैठ करके हम देख ले रहे हैं, ठीक है। भारत में कोई व्यक्ति है जो कि अपने ग्रामीण क्षेत्र में कोई बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, उसकी जो स्टोरी है वो हमको सोशल मीडिया के थ्रू हमको पूरे विश्व में फैल जा रही है। ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या हो रहा है, हर जगह तक पहुंच जा रहा है। तो कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है, लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट भी हुआ। नेगेटिव इंपैक्ट ये हुआ भाई कि भारत में संस्कृति पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। भारत की संस्कृति क्या हुई, वो एक संकुचित संस्कृति होती जा रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपने खानों को छोड़ करके विदेशी खाना को स्टार्ट करते रहे। हम अपने कपड़ों को छोड़ करके विदेशी कपड़ों को पहनना स्टार्ट करते रहे। ये सारे चीज जो यहाँ पर हुए हैं, उन चीजों को भी आप लोगों को कोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो भारतीय समाज पर जो प्रभाव पड़ा भूमंडलीकरण का, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। और ध्यान रखना, कभी भी प्रश्न में अगर आपसे प्रभाव किसी भी चीज का पूछता है, अगर आपसे किसी भी चीज का प्रभाव पूछता है, आपको प्रभाव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बताना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब भाई ऐसा कोई मानो केस है कि जहां पर आप पॉजिटिव प्रभाव बता ही नहीं सकते हो, पूछे कि सर आतंकवाद का भारत के समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। अब पॉजिटिव प्रभाव थोड़ी बताएंगे हम लोग कि नहीं ये समाज प्रभाव पड़ा कि हाँ भाई जो युवा बेरोजगार थे उन्हें कुछ रोजगार मिल गया, ठीक है, ऐसा थोड़ी है। हम पॉजिटिव प्रभाव वहां पर नहीं बता सकते। दहेज का पॉजिटिव प्रभाव हम नहीं बताएंगे, डोरी सिस्टम का पॉजिटिव प्रभाव हम कैसे कोट कर सकते हैं, कोट ही नहीं कर सकते। अगर कोट करोगे गलती से भी आप लोग, ठीक है, ध्यान रखना, आप भले सोचते होगे, ठीक है, और आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आपको छोड़ो, आप भी छोड़ो, बहुत सारे ऐसे IAS IPS अधिकारी होते हैं, ठीक है, जिन्होंने एथिक्स के पेपर को क्लियर किया रहता है। उसको क्लियर करने के बावजूद वो इन सारी कुप्रथाओं में शामिल होते हैं, ठीक है, इन सारी कुप्रथाओं में यहाँ पर होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक। तो मैं समझ रहा हूं कि आपकी पर्सनल थॉट क्या भी हो वो एक अलग चीज है, लेकिन आप जब यहाँ पर चीजों को लिखोगे, रिप्रेजेंट करोगे, तो आपको अपने अंदर के सबसे उच्च लेवल की जो आदर्श चीजें हैं उसको यहाँ पर कोट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात है बिल्कुल ध्यान में रखना। आप देखो भाई, इसके अलावा यहाँ पर एक अगला टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, अगला टॉपिक है, उसको बार कोट कर लेते हैं हम लोग। दो टॉपिक यहाँ पर हम लोग और बचे हुए पेपर 1 के अंतर्गत, एक बार उसको देखते हैं, फिर हम लोग पेपर 2 में जाएंगे। पेपर 2 में 2 पॉइंट वहां पर भी है, उसको समझेंगे, और उसके बाद हम लोग आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करेंगे। और उसके बाद ध्यान रखना, उसके बाद कल की क्लास से हम लोग सिलेबस के सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अप्रोक्सीमेट 10 क्लासेज आप लोगों की यहाँ पर होंगी, ठीक है, 10 क्लासेज होंगी सोसाइटी और सोशल इश्यूज के अंतर्गत। तो 10 क्लासेज में हम लोग क्या करेंगे, पूरे टॉपिक को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए, प्रीवियस क्वेश्चंस को देखते हुए चीजों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब देखो कि भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट क्या होता है, इसको हमने देख लिया। अब देखो अगला टॉपिक है सामाजिक सशक्तिकरण, सोशल इंपावरमेंट, कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद, रीजनलिज्म, ठीक है, क्षेत्रवाद और सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षतावाद, ठीक है। ये 3 टॉपिक, इंपावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और सेकुलरिज्म, ये कुछ टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। अब आप लोगों को करना क्या है, हम लोग अपनी क्लास के अंतर्गत इन सभी टॉपिक्स की एक बेसिक डेफिनेशन तैयार करेंगे, ठीक है, एक बेसिक डेफिनेशन, बेसिक परिभाषा तैयार करेंगे, और वो परिभाषा आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, ठीक है। परिभाषा ना भी याद करो, परिभाषा कुछ की टर्म आप लोगों को याद करने पड़ेंगे कि कम्युनलिज्म होता क्या है, संप्रदायवाद होती क्या है, रीजनलिज्म क्या होता है, क्षेत्रवाद क्या होता है, सेकुलरिज्म क्या होता है, ठीक है, और इसके साथ ही साथ सोशल इंपावरमेंट क्या होता है, इस टॉपिक को भी समझेंगे। तो ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार देखिएगा, इनकी डेफिनेशन हम लोग को याद करनी पड़ेगी, और इन डेफिनेशन के साथ ही साथ कुछ मैप हम लोग याद कर सकते हैं, कुछ मैप यहाँ पर दे सकते हैं, जिससे हम लोग को फायदा मिलेगा। देखो ये बात समझना, कोई कहेगा सर सोसाइटी और सोशल इश्यूज में मैप किस प्रकार से बनाएंगे, मैप कहाँ बनेगा, बनेगा भाई देखो यहाँ बनता है। क्षेत्रवाद का टॉपिक है, क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म। अब आप भारत का आप मैप बनाओ और भारत के मैप में आप ये बात दिखाओ, ठीक है। तो मेरे से तौर से मेरी आर्ट बहुत कमजोर है, ठीक है, लेकिन अगर मैं भारत का मैप बनाना भी है तो मैं बहुत सिंपल तौर पर बना दूंगा, मतलब बहुत ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा यहाँ पर, और बहुत सुंदर मैप बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, भारत के मैप को कभी बहुत सुंदर बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप वहां पर आर्टिस्ट बनने नहीं जा रहे हो। आप भारत इस प्रकार से बनाओ कि भारत दिखे, ऐसा ना हो कि आप उसको श्रीलंका दिखा दो, ठीक है, भारत भारत दिखे, इतना बस कॉन्सेप्ट रखना। और बाकी उसमें आप क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो भाई कि असम के इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्षेत्रवाद की डिमांड बढ़ रही है। आप देखो तो यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्षेत्रवाद की डिमांड बढ़ रही है। आप बताओ कि मराठा कुछ क्षेत्र है, ठीक है, उन क्षेत्रों में क्या हो रही है, क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म की डिमांड को बढ़ रहा है। रीजनलिज्म क्या होता है भाई, रीजनलिज्म का सिंपल सा मतलब ये होता है, क्षेत्रवाद का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप सारी भावनाओं से ऊपर, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट से ऊपर, सारे इमोशन से ऊपर सबसे पहले अपने क्षेत्र की भावना को ऊपर रखते हो, ठीक है। आप एक हिंदू नहीं हो, पहले आप एक कोई किसी जाति के व्यक्ति हो, आप कोई पुरुष नहीं हो, कोई महिला नहीं हो, आप देश के नागरिक नहीं हो, आप पहले एक यूपी के नागरिक हो, एक पूर्वांचल के नागरिक हो। आपकी अगर ये भावना होती है, ये भावना कब आएगी, जब हमारे इंटरेस्ट सेम हो जाएंगे, ठीक, ध्यान रखना। अगर हमारे इंटरेस्ट सेम हो गए, अगर
पूर्वांचल क्षेत्र के सब लोगों को ये बात पता चल रही है कि नहीं भाई, अगर हम एक नया राज्य बना लेते हैं तो हमारा डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और वो डेवलपमेंट होने के जो इंटरेस्ट है वो सबके लिए सेम हो चुका है, और उस सेम इंटरेस्ट के आधार पर, जब सेम भावना के तौर पर हम क्षेत्र के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते हैं, एक रीजन के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं रीजनलिज्म। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, हालांकि डेफिनेशन हम लोग और भी देखेंगे, कहां पर रीजनलिज्म की डिमांड बढ़ रही है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये टॉपिक आप लोगों को यहाँ पर पूरा ये दिया हुआ है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट क्या होता है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। भाई देखो रीजनलिज्म क्या है, तो रीजनलिज्म के कुछ सकारात्मक बिंदु भी हैं। सकारात्मक बिंदु क्या है भाई, जो क्षेत्रीय असमानता, जो रीजनल डिस्पैरिटी, जो रीजनल डिसबैलेंस है, उसको सुधारने के लिए क्षेत्रवाद जरूरी है। बिहार से झारखंड का अलग होना, यूपी से बिहार और इन चीजों का अलग होना, उत्तराखंड से यूपी का अलग होना, ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस क्यों किया गया, ताकि हम क्षेत्रों का विकास कर सके। हुआ नहीं हुआ एक अलग मुद्दा है। तेलंगाना का नया जो निर्माण हुआ, स्थापना हुई 2014 में, उसका स्थापना कॉन्सेप्ट यही था कि हम डेवलपमेंट करेंगे वहां पर चीजों को लेकर के। झारखंड को एक नया राज्य बनाने का कॉन्सेप्ट यही था कि वहां पर डेवलपमेंट करेंगे, हालांकि हुआ अभी भी नहीं है और कंडीशंस वही व्याप्त है, समस्या दूसरी है वहां पर, लेकिन उद्देश्य ये था। रीजनलिज्म का एक उद्देश्य और होता है कि हम जो वहां की लोकल कल्चर है, जो लोकल संस्कृति है, उसको सपोर्ट करें। एक उद्देश्य और होता है कि हम विकेंद्रीकरण में उनकी भूमिकाओं को शामिल करें, ठीक है। जैसे मानो कि बहुत बड़ा कोई रीजन है, कोई बहुत बड़ा क्षेत्र है और उस क्षेत्र में कनेक्टिविटी सही से नहीं है। मान लो एक ऐसा राज्य, पहाड़ी राज्य, एक राज्य है जो कि पहाड़ पर, एक राज्य नीचे है, ठीक है। एक राज्य का एक पोर्शन ऊपर, एक राज्य का नीचे है, और दोनों में कनेक्टिविटी किसी प्रकार की है नहीं। तो उनकी कनेक्टिविटी अगर नहीं है तो हम समान इंटरेस्ट हो ही नहीं सकते हैं, और सोशल अगर सेम इंटरेस्ट नहीं होंगे तो उनकी डिमांड अलग होगी, इनकी डिमांड अलग होगी, और इसलिए रीजनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट होता है वो प्रमोट होता है आगे चल करके, ठीक है। जनरली जितनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है, ठीक है। ये बात समझना आप लोग। रीजनलिज्म क्या होता है आपने देखा, कम्युनिज्म क्या होता है, इसी प्रकार हम देखने का प्रयास करेंगे। सोशल इंपावरमेंट के आधार पर क्या होता है ना, कि पेपर 2 में कुछ टॉपिक दिया गया, ठीक है। सोशल इंपावरमेंट को ध्यान में रखते हुए पेपर 2 में कुछ टॉपिक है, एक बार उस टॉपिक को देखिएगा आप लोग, ठीक है। वो भी सोशल जस्टिस के अंतर्गत आ जाता है। एक बार देखिए यहाँ पर आप लोग क्या कह रहा है भाई, क्या है, गरीब एवं भूख से संबंधित मुद्दे, ठीक है। इशू रिलेटेड टू द पॉवर्टी एंड द हंगर। अगर आपको ध्यान हो तो पॉवर्टी का जो टॉपिक था वो पेपर 1 में भी था, ठीक है। यहाँ पर आप देखो पेपर 1 में भी क्या था आप लोगों का, जो गरीबी का टॉपिक था वो यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहा है ये टॉपिक, गरीबी वाला टॉपिक यहाँ पर भी आप लोगों को दिया गया पेपर 1 में, और पेपर 2 में भी आप लोगों को सेम टॉपिक दिया गया। इसीलिए मैंने इन दोनों टॉपिक को मर्ज किया है। मुझे पता है कि गरीबी, भूख सब एक ही चीज की उपज है, ठीक है। भारत में जो समस्याएं व्याप्त हैं उनके कारण एक ही है, समाज के एक प्रॉब्लम से, तो इनको हम लोग एक टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, ठीक है। एक चीज तरह से देख सकते हैं। अच्छा, इश्यूज यहाँ पर बताने, कारण बताने, जनरली देखो, हाँ ध्रुव में हम लोग को एक फायदा और मिलेगा, हम बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक को सीखते हैं। जब हम रेडीमेड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पेस्टल अप्रोच बताया, इसी प्रकार से अप्रोच है 4A का अप्रोच, ठीक है। 4A का अप्रोच, अवेलेबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी और अवेयरनेस। भारत में गरीबी क्यों है, तो इसके कुछ कारण होंगे, उन कारणों को हम लोग इन 4A के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। भारत में भूख की समस्या क्यों है, अवेलेबिलिटी नहीं है, अनाज की उपलब्धता नहीं होगी, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी। भाई भारत में जो अनाज चल रहा है उसको हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, हम मोटे अनाज खाना नहीं चाहते हैं, हमको खाना है पिज्जा। जब पिज्जा खाओगे तो ऑब्वियसली कुपोषण होगा, मालन्यूट्रिशन होगा, आप क्या होगे, आपकी भूख की समस्या वापस है। देखो भूख का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने खाना नहीं खाया, भूख का मतलब होता है कि आपने न्यूट्रिशन कितना लिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट करता है, ठीक है। जंक फूड आपकी भूख की समस्या को दूर नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। दूसरी बात, मानो भारत में अनाज है भी लेकिन लोगों तक एक्सेसिबिलिटी नहीं है, पहुंच नहीं है वहां तक। जब पहुंच नहीं होगी तो उस अनाज के होने का मतलब क्या है, क्या समस्या दूर हो जाएगी, बिल्कुल नहीं दूर होगी। आपको कि सर मैंने ध्रुव बैच ज्वाइन कर लिया और अब क्या होगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं भैया, आपका सिलेक्शन तब होगा जब थ्रू बैच की आप सारी क्लासेस करोगे, आप नोट्स बनाओगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, अपने एफर्ट को यहाँ पर पुट करोगे। क्लासेस तो 500 लोग करेंगे, क्लासेस तो यहाँ पर 500-5000 लोग करेंगे यहाँ पर क्लासेस को, ठीक है। लेकिन जो उसमें से चीजों को पुट करेगा, अपने हिसाब से और आंसर राइटिंग करेगा, उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो सिर्फ चीजों तक होने से बात नहीं है, उनका प्रयोग करने की भी क्षमता आपके पास होनी चाहिए। ये भी पॉइंट यहाँ पर आप लोगों के सामने आता है, ठीक है। तो ये कुछ बिंदु हैं गरीबी और भूख के संबंध में, इनको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अगला टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है क्या, देखो, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, इश्यूज relating to the development and the management of the social sector service relating to the health, ठीक है, एजुकेशन एंड द ह्यूमन रिसोर्स, मतलब हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन, इनके संदर्भ में जो भी विकासात्मक मुद्दे होंगे, जो सामाजिक समस्याएं होंगी, उन समस्याओं को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अपने इस पोर्शन के अंतर्गत, ठीक है। तो पेपर 2 के ये 2 टॉपिक, ठीक है, और पेपर 1 के ये सारे टॉपिक आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सारे सिलेबस को एक बार दोबारा देखो। इसके बाद हम लोगों ने कहा था, मैंने आपसे कहा था, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार देखने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बार क्वेश्चन भी दिखाई देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन दिखाना जरूरी इसलिए कि क्वेश्चन के आधार पर आपको इस बात समझ में आती है कि यहाँ पे हमको ये चीजें पढ़नी है।
आप देखो, मैं 2022 का पेपर दिखाता हूं आप लोगों को, 2021 का पेपर और 2020 का पेपर यहां पर मैं आप लोगों को देख के रखा हूं। आप लोगों को रीड करना और क्वेश्चन के पैटर्न को समझने का प्रयास करना, ठीक है। देखो एक बात और समझना, एक काम आप लोगों को और करना होगा, काम ये करना होगा कि क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को फाइंड आउट ये करो कि सिलेबस के किस पोर्शन से दिया गया है, ठीक है। ये काम करके आप लोगों को होमवर्क में बताना भी है, मुझे ध्यान रखना, ये काम करके आप लोगों को होमवर्क में मुझे बताना भी कि हाँ भाई सर आपने ये काम करने को कहा था और मैंने ये काम कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम को समझो, पाठ्यक्रम को समझने के बाद प्रश्न को देखो और प्रश्न को देखने के बाद सिलेबस के किस पोर्शन से वो टॉपिक आया हुआ है उसको भी डिकोड करने का प्रयास करना। जब आप वो डिकोड कर लोगे आपको फायदा क्या होगा कि आपको क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को समझने में क्या होगी, बहुत आसानी मिल जाएगी, ठीक है। सबसे बहुत आसानी यहाँ पर आप लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक है। अब एक बार और देखो भाई, ठीक है, एक बात और देखो, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग कुछ पॉइंट बताता हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास करना आप लोग। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, कि पारिवारिक संबंधों पर, ठीक है, एक्सप्लोर एंड इवेल्युएट द इंपैक्ट ऑफ द वर्क फ्रॉम होम ऑन द फैमिली रिलेशनशिप। अब ध्यान रखना, पहला प्रश्न ही मेरे अभी आज की क्लास से सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहली बात मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि सोसाइटी और सोशल इश्यूज के जितने प्रश्न होंगे जनरली करंट अफेयर से लिंक्ड होंगे, ठीक है, जनरली करंट अफेयर से लिंक्ड होंगे। 2022 में यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, वर्क फ्रॉम होम कल्चर कब आया, कोविड के लॉकडाउन के बाद उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर एक करंट अफेयर का एक बहुत अच्छा टॉपिक है, एक यहाँ पर आपने ये बात देख लिया, ठीक है। अब देखो वर्क फ्रॉम होम के इंपैक्ट की चर्चा करनी है। मैंने क्या कहा था, जब आपसे इंपैक्ट पूछा जाए, जब आपसे किसी का, जब किसी आपका असर पूछा जाए, प्रभाव पूछा जाए, आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बातें कोट करोगे, ठीक है। पारिवारिक संबंधों पर बात कर रहा है, ठीक है, ये बात कर रहा है कि फैमिली रिलेशनशिप पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, इसकी यहां पर आप लोगों को डिस्कस करना है। देखो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ा भाई, पॉजिटिव इंपैक्ट वर्क फ्रॉम होम का सबसे सिंपल जो इंपैक्ट पड़ा, जो देखने में दिखता है, वो ये है कि एक वर्क लाइफ जो बैलेंस होती है ना, वो बैलेंस यहां पर आप लोगों को दिख गया कि आपके कार्य में और आपके जीवन में कितना बैलेंस है, ये बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप काम के चक्कर में 24 घंटे में 20 घंटा काम करने में लग जाए और आपके जितने पारिवारिक संबंध है वो छूटते चले जाए। आप कहोगे नहीं सर मैं मेहनत क्यों कर रहा हूं, मैं मेहनत तो परिवार के लिए कर रहा हूं ना भाई, सिंपल सी बात है। आप जॉब इसलिए कर रहे हो कि आप फैमिली के लिए कुछ कर सको, लेकिन 20 घंटा जॉब करने से ना आपके पारिवारिक संबंध टूटेंगे। तो वर्क और लाइफ दोनों में बैलेंस बहुत जरूरी है। कोविड ने इस काम में सहायता किया, कोविड के वर्क फ्रॉम होम ने सहायता इस हिसाब से किया कि अब लोगों को ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा है, घर पर बैठे हैं, घर के बगल में वाइफ बैठी हुई है, बच्चे बैठे हुए हैं, मम्मी पापा बैठे हुए हैं, तो सारे काम क्या हो रहा है, बहुत आसानी से यहाँ पर चीजें हो जा रही हैं। तो वर्क फ्रॉम होम का पॉजिटिव इंपैक्ट तो एक ये दिख रहा है आप लोगों को। निगेटिव इंपैक्ट क्या भाई, निगेटिव इंपैक्ट आप बताओ कि ठीक है, शैडो पेंडेमिक, हाँ शैडो पेंडेमिक एक टर्म है, ठीक है, तो टर्म को समझने का प्रयास करना आप लोग, ठीक है। शैडो पेंडेमिक टर्म है, ये टर्म क्या कहता है भाई, टर्म कहता है कि जब वर्क फ्रॉम होम की संख्या में वृद्धि हुआ, जब इसके रेशियो में वृद्धि हुआ, तो डोमेस्टिक वायलेंस भी इसी प्रकार से बढ़ा है। ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये आंकड़ा आप लोगों का एनसीआरबी का है, ठीक है, एनसीआरबी का था। दूसरी बात, अब मैंने आपको जो एक ट्रिक बताया था कि अगर मुझे न भी पता हो ना कि सोर्स किसका है, मैं आपको बोल दूंगा एनसीआरबी का है, आप क्या कर सकते हो, आप कहोगे नहीं सर वहां का सोर्स नहीं है भाई, एनसीआरबी ने आंकड़ा दिया भी हुआ है, ठीक है, मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन हाँ डोमेस्टिक वायलेंस की जो संख्या में वृद्धि हुआ था, इसी प्रकार से आपको मेंस के एनसीईआरटी में प्रयोग करना रहता है अपनी चीजों को, ठीक है। मेंस के एनसीईआरटी में कोई बहुत अलग दुनिया की चीजों को नहीं लिखना है, वो इसी प्रकार से अपने आंसर को यहाँ पर कोट करना रहता है, ठीक है। तो शैडो पेंडेमिक कहता है कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्क फ्रॉम होम की बात से डोमेस्टिक वायलेंस में वृद्धि हुआ। एक इसका नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर आप ये देख रहे हो, एक एक पॉइंट हमने देखा, इसके अलावा बहुत सारे अन्य पॉइंट्स भी यहाँ पर होंगे, ठीक है, उन पॉइंट्स को आप लोग लिखोगे यहाँ पर प्रॉपर तौर पर, ठीक है। तो पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम का क्या असर पड़ा, उसको हमने यहाँ पर देखा। प्रश्न यूपीएससी का प्रश्न, ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या भाई, अच्छा दूसरी बात, ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न सिलेबस के किस पोर्शन से आएगा, अगर हम सिलेबस के पॉइंट को डिस्कस करते चले साथ साथ में कि सिलेबस के कहां से ये प्रश्न आ रहा है, तो एक बार देखिएगा, मैं आपको सिलेबस के पॉइंट को दिखाता हूं, फिर मैं आपको इस प्रश्न को भी डिस्कस करता हूं, ठीक है। देखो ये देखो क्या कह रहा है, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, ठीक है, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं। तो वर्क फ्रॉम होम क्या है, समाज एक नई विशेषता है, एक ऐसा फीचर है जो कि अभी नया नया आया है, और जब नया नया कोई फीचर आता है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट के एनालिसिस करना हमारा काम बन जाता है, ठीक है, और वो काम यहीं पर आप लोग कर रहे हो, ठीक है। तो पहला प्रश्न सिलेबस से किस पॉइंट था आपने यहां पर देख लिया, छठे नंबर का ये पॉइंट था, एक बात समझो। अगला देखो भाई, कि भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र और धर्म के समानांतर पंथ की विशेषता का विवेचना करिए, ठीक है। एनालाइज द साइलेंस, ठीक है, ऑफ अ सेक्ट इन द इंडियन सोसाइटी वाइज वर्सा कास्ट, रीजन एंड द रिलीजन, आंसर इन 250 शब्द, ठीक है, 250 शब्द में आपको ये प्रश्न लिखने को कहा गया, और यहाँ पर जाति, ठीक है, जाति, क्षेत्र और धर्म की बात की जा रही है। इसके अलावा एक पंथ का टर्म दिया गया, ध्यान रखना, जाति, क्षेत्र और धर्म, ये टॉपिक कहीं दिमाग में क्लिक कर रहा है, और क्लिक करो तो ध्यान से देखो,
सिलेबस का एग्जैक्टली एक पॉइंट था, पॉइंट क्या था भाई, ये रहा आप लोगों का पॉइंट, ठीक है, ये रहा आप लोगों का यहाँ पर पॉइंट, पॉइंट एक बार देखो क्या कह रहा है, बहुत सिंपल पॉइंट था, ठीक है, कम्युनलिज्म, ठीक है, कम्युनलिज्म मतलब संप्रदायवाद, धर्म से जुड़ गया आप लोगों का, रीजनलिज्म मतलब क्षेत्र से जुड़ गया, और धर्मनिरपेक्षता आप लोगों का यहाँ पर एक टॉपिक हो गया, ठीक है। तो संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये तीनों टॉपिक क्या है, ये तीनों टॉपिक सिलेबस का हिस्सा है, और जो प्रश्न पूछा गया यहाँ पर वो इसी टॉपिक को लिंक करते हुए यहाँ पर एक नया टर्म जोड़ा गया, पंथ, ठीक है। पंथ पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, पंथ क्या होती है, पंथ निरपेक्षता, आपने टर्म सुना होगा, सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता जो टर्म आप सुनते हो वो टर्म यहीं पर दिया गया, ठीक। अब इस टर्म के आपकी विशेषताओं का वर्णन करना है, तो अगर आपने सिलेबस के इस पॉइंट्स को पढ़ा होगा कहीं पर, ठीक है, आपने संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद के डेफिनेशंस को देखा होगा, धर्मनिरपेक्षता के डेफिनेशंस को देखा होगा, इनके संबंध में चुनौतियों को देखा होगा, आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सिलेबस का यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। अगला प्रश्न देखो भाई क्या कह रहा है, ठीक है, इसी प्रकार कुछ प्रश्न और देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता पर एक प्रश्न दिया हुआ है कि धर्मनिरपेक्षता का जो भारतीय रूप है उसकी बारे में बात की जा रही है। धर्मनिरपेक्षता सिलेबस का एक्जैक्टली पॉइंट है, आप यहाँ पर, और मैंने आपसे कहा भी कि इसके डेफिनेशन हम लोग को याद करने हैं, जगह आप लिखा भी डेफिनेशन हम लोग को यहाँ पर याद करना है। डेफिनेशन अगर याद होगा आप लोगों को, आप इस प्रश्न को क्या करोगे, रेडीमेड स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पर पहले से तैयार होगा, ठीक है। अब देखो भाई भूमंडलीकरण, क्योंकि भूमंडलीकरण जो है उसका क्या इंपैक्ट है, ग्लोबलाइजेशन क्या प्रभाव क्या रही है, ये भी देखो सिलेबस का एग्जैक्टली एक टॉपिक टर्म यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया गया कि भूमंडलीकरण जो होता है उसका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो सिलेबस के ही सारे टर्म्स हैं, सिलेबस के सारे पॉइंट्स हैं, उसको यहाँ पर दिया गया है। देखो 4 प्रश्न 2022 में यहाँ पर पूछे गए, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं पीछे का पेपर आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है, देखो यूपीएससी का 2020 का और 2021 का पेपर दोनों यहाँ पर है आप लोगों के पास, आप लोग उसको एक बार देख लेना, ठीक है, बिल्कुल देखना और जरूर देखना, ठीक है। अगर नहीं देखोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, फिर समझना। देखो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर यूपी पीसीएस का 2022 का पेपर दिखाऊं, तो ये देखो 4 प्रश्न यहाँ पर भी आप लोगों को दिख रहे होंगे, ठीक है। देखो क्या प्रश्न है भाई, इवेल्युएट द रोल ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट इन द सोशल इंपावरमेंट, सामाजिक सशक्तिकरण की बात कर रहा है। सिलेबस का एक पॉइंट था, याद आ रहा है, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, जातिवाद, ठीक है, और धर्मनिरपेक्षता, सिलेबस का एक पॉइंट है, 9वां नंबर का पॉइंट, सामाजिक सशक्तिकरण यहीं से लिया गया, ठीक है। सोशल इंपावरमेंट जो है यहीं से टॉपिक है। अब आप सोशल इंपावरमेंट को जब आप पढ़ोगे तो ऑब्वियसली यहां पर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की भूमिका को देखोगे, ठीक है। तो वो बात आपको यहाँ पे कोट करनी है। रही बात भूमिका की, ठीक है, रोल की, तो पॉजिटिव रोल और निगेटिव रोल दोनों दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है, एकदम दिमाग से उतरना ही नहीं चाहिए कॉन्सेप्ट। ये क्या रेडीमेड स्ट्रक्चर आप लोगों के तैयार हो रहे हैं, अभी तो आने वाली क्लास में हम लोग बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स को देखेंगे जिनका प्रयोग करते हुए आप अपने आंसर पर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें यहां से आ रही हैं। और देखो भाई क्या हो रहा है, भारतीय समाज में निरंतरता एवं परिवर्तन के कारकों पर प्रकाश डालिए, ठीक है, थ्रो लाइट ऑन द फैक्टर्स ऑफ द कंटिन्यूटी एंड द चेंजेस इन द इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, एक प्रश्न यहां पर ये दिया गया, ठीक है। सोसाइटी की मोबिलिटी पर प्रश्न दिया गया, सोसाइटी के चेंजेस होने की प्रक्रिया पर प्रश्न दिया गया। तो जब आप सोसाइटी को पढ़ोगे, उसके साइलेंट फीचर्स को पढ़ोगे, तो उन साइलेंट फीचर्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसी को तो कोट करना है भाई यहाँ पर। और क्या कोट करना है यहाँ पर आप लोगों को, परिवार में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, समाज में क्या, महिलाओं की भूमिका में क्या चेंजेस हो रहा है, वही तो ये प्रश्न है आप लोगों का पूरा, और इसी को आप लोग यहाँ पर कोट करना है, ठीक है। वही कोटेशन है आप लोगों को, वही टॉपिक को यहाँ पर आप लोगों को यूज करना होगा अपने आंसर के तरह, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न तो मतलब पीसीएस वाले जो है ना, यूपी पीसीएस वाले तो प्रश्न को एकदम टू द पॉइंट देते हैं, भाई हमको घुमावदार प्रश्न देना ही नहीं है, हम देंगे एकदम प्रश्न टू द पॉइंट, कि अगर विद्यार्थी ने थोड़ा सा भी मेहनत किया होगा इस प्रश्न के उत्तर को लिख करके आ जाएगा। प्रश्न क्या है भाई, वैश्वीकरण और निजीकरण को परिभाषित करिए, इन दोनों के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, मैंने जब आप लोगों से भूमंडलीकरण को डिस्कस किया, मैंने आपको बताया ना कि भारत में 1991 में एलपीजी नाम का एक नया रिफॉर्म लेकर के आया गया था, ठीक है। उस रिफॉर्म का क्या इंपैक्ट पड़ा उसी की यहाँ पर बात की जा रही है। प्रश्न वही है, वैश्वीकरण और निजीकरण। वैश्वीकरण का डेफिनेशन अगर आप वहां पर याद करोगे, आप इसको आसानी से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आप इसको बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। मतलब क्या, देखो वैश्वीकरण में एक दो की टर्म होते हैं, बहुत सिंपल की टर्म है। ग्लोबल विलेज एक की टर्म है जिसका आप लोगों को प्रयोग करना है, ठीक है, वैश्विक गांव का प्रयोग करना है। एक टर्म है सीमा रहित दुनिया, बॉर्डरलेस जो है वर्ल्ड, इसकी आप बात करें तो 2 की टर्म है, उन 2 की टर्मों का प्रयोग करते हैं, वैश्वीकरण को डिफाइन कर सकते हो। निजीकरण को इसी प्रकार डिफाइन कर सकते हो, हम लोग पढ़ेंगे आने वाले क्लास के अंतर्गत, ठीक है। फिर इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालना, हालांकि निजीकरण का जो पूरा टॉपिक है ये आपको इकोनॉमिक्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा। निजीकरण वहां पर हम लोग पढ़ते हुए हैं, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास में अंतर्गत हमने यहाँ पर चीजों को पढ़ा भी है, ठीक है, लेकिन ठीक है हम यहाँ पर भी देख लेंगे कुछ चीजें जो यहाँ पर हमको देखनी आवश्यक होगी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जातीय गठजोड़ धर्मनिरपेक्ष और राजनीतिक कारकों से उत्पन्न होते हैं। प्रश्न एकदम क्लियर हो गया। जातिवाद जो एक टॉपिक था और जो धर्मनिरपेक्षता वाला एक टॉपिक था, उसको जोड़ दिया गया समाज के एक साइलेंट फीचर से जो कि राजनीति, ठीक है, राजनीति के पॉलिटिकल जो फैक्टर थे उससे यहां पर लिंक किया गया और प्रश्न पर बना दिया गया। अब एक बात को और समझना, आप में से बहुत से लोग ऐसे कहोगे सर प्रश्न एग्जैक्टली तो वहां से नहीं आया, ठीक है। एक प्रश्न क्या कह रहा है भाई,
फिर डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ द इंडियन बीइंग अ कंपोजिट कल्चर सोसाइटी। भारत में क्या है, भारत एक सम्मिश्रित सांस्कृतिक समाज है, विविधता बहुत ज्यादा, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो इसे क्या लाभ मिलते हैं उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो प्रश्न बहुत क्लियर है। महिला संगठन एक टॉपिक दिया गया वहां पर, महिला संगठन में देखो एग्जैक्टली प्रश्न दिया, कह रहा है कि समकालीन भारत में क्रिटिकली एग्जामिन करो किसको, महिला संगठनों की भूमिकाओं को, जो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी वर्तमान समय में, वर्तमान भारत में क्रिटिकली एग्जामिन करो उनकी भूमिकाओं को। प्रश्न बहुत सिंपल से यहाँ पर कोट किया गया। ठीक है, प्रश्न में कुछ है ही नहीं, सिलेबस का टू द पॉइंट प्रश्न है, महिला संगठनों की भूमिका सिलेबस का नाम था, प्रश्न यहाँ पर सीधे दिया गया। ठीक है, अब आपको अगर प्रश्न मेंस में हमको बहुत डर लगता है, अरे डर तब लगता है जब अपना सिलेबस पढ़ा ही नहीं होगा। आप सभी अपने पास सिलेबस प्रिंट करा करके रख लो भैया, सिलेबस बहुत जरूरी है। सिलेबस जब आपके पास प्रिंट हो जाएगा, मैं सिलेबस को शेयर करा दूंगा आज, मैं ध्रुव की हर क्लास के अंतर्गत और मेन चैनल पर शेयर करा दूंगा। देखिए क्योंकि ये वीडियो पब्लिक जा रहा है, तो मैं इस पीडीएफ को और जिस क्लास में जो मैं पीडीएफ वाला अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ये पीडीएफ भी जो है, इस पीडीएफ को भी, सिलेबस के इस पीडीएफ को भी, ठीक, और एक दो पीडीएफ जो मेरे पास होगा इस टॉपिक के संदर्भ में, तो मैं फ्री में दे सकता हूँ, ध्यान रखना, फ्री में जो दे सकता हूँ वही मैं आप लोगों को मेन चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना वहां से। ठीक है, तो सिलेबस प्रिंट कराना पहले काम तो ये करना है आप लोगों को। ठीक है, और देखो भाई प्रश्न कुछ और अगर हमने देखा जाए यहाँ पर, सांप्रदायिकता, ठीक है, कम्युनलिज्म, सिलेबस का टू द पॉइंट है, प्रश्न वहीं पर दिया गया, एग्जैक्टली प्रश्न वहीं पर है। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, देखो अब टर्म एकदम डिफाइन करना, पूछिए प्रश्न ये रहा कि ये टर्म है क्या, प्रश्न में तो कुछ और पूछ ही नहीं रहा है, प्रश्न कितना सिंपल है यहाँ पे। फिर प्रश्न क्या है भाई कि भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण करो। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ द वेस्टर्न कल्चर ऑन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, उसकी यहाँ पर बात की, मतलब ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट की बात कर रहा है सिंपल तौर पर अगर मैं बताऊं तो। ठीक है, अब प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो गया। जब मैंने आप लोगों को ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लेन किया था, मैंने बताया था ना भाई कि शिक्षा पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, एक प्रश्न यहाँ पर बन सकता है, देखो प्रश्न यहाँ पर बना हुआ है, तो प्रश्न यहीं से बनता है। हाँ, सिलेबस देख लोगे, आपकी सारी समस्याएं यहाँ पर क्या होगी, अपने आप दूर हो जाएंगी। ठीक है, अपनी समस्याएं अपने यहाँ पर, अपनी जो समस्या है संदर्भ में, वो अपने आप यहाँ पर दूर होती जाएंगी। अब देखो एक बात को और समझना, ये पूरी क्लास का स्ट्रक्चर कैसे होगा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, पूरी क्लास का स्ट्रक्चर कैसे होगा एक बार समझने का प्रयास करो। ठीक है, और आज से आप लोगों का काम वही करा है, ध्रुव बैच जो भी ज्वाइन करेगा उसको इसी प्रकार से क्लासेस तो करनी है। क्या भाई, मैं अपनी प्रत्येक क्लास में, ठीक है, सोसाइटी और सोशल जितनी मेरी क्लास होगी, उस प्रत्येक क्लास के अंतर्गत मैं क्या करूंगा, आप लोगों को, ठीक है, एक क्वेश्चन मेंस का होमवर्क के तौर पर दूंगा लिखने के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर दूंगा, ध्यान रखना, ये जो होमवर्क होगा, जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे होंगे, उसी संदर्भ में आप लोगों को दूंगा, सभी लोगों को लिखना कंपलसरी है, कोई यहाँ पर छूट नहीं दी जा रही है। ठीक, क्वेश्चन लिख करके यूपीएससी हिंदी का जो फैमिली वाला ग्रुप है, टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा, वहां पर आप लोगों को पीडीएफ बना के शेयर करना होगा, फोटो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा, पीडीएफ बना के शेयर करना रहेगा। ठीक है, और उस कॉपी को मैं क्या करूंगा, आप लोग जब शेयर करना तो मुझे टैग कर देना वहां पर। ठीक है, मेरी जो नाम है वहां पर आप लोग उससे टैग कर दोगे, अगर इस नाम से टैग कर दोगे वहां पर, ठीक है, तो मुझे कॉपी तुरंत दिख जाएगी। ठीक है, जब मैं ढूंढूंगा तो मुझे कॉपी तुरंत दिख जाएगी वहां पर। मेरा प्रयास ये रहेगा, मैं बिल्कुल कर रहा हूं, जिम्मेदारी मेरी बिल्कुल नहीं रहेगी, नेक्स्ट क्लास में मैं इसमें से एक कॉपी को उठाकर, किसी भी एक कॉपी को उठा करके उसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक, डिस्कस कर दूंगा, ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी। तो प्रत्येक क्लास में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर दूंगा, उसको आप लोगों को लिख करके पीडीएफ बना करके ग्रुप में सबमिट करना रहेगा, मुझे टैग करना रहेगा, और टैग करने के बाद क्या करना रहेगा, अगले दिन अगले क्लास के अंतर्गत मैं उस टॉपिक पर उस कॉपी, उसमें से किसी एक कॉपी को निकाल कर, जो सबसे पहले कॉपी आई होगी, सबसे पहले जो कॉपी होगी हमारी, उस कॉपी को मैं चेक कर दूंगा। ठीक है, और चेक करके क्लास के अंतर्गत दिखा दूंगा कि हाँ भाई ये कमियां हैं, इस कमियों के आधार पर आप अपना स्वयं कॉपी का मूल्यांकन कर लीजिए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करेंगे मेंस के अंतर्गत। जितने भी लोग ध्रुव ज्वाइन करो, ध्यान रखना, अगर आपको ध्रुव से पूरा फायदा लेना है तो पूरा फायदा आप लोगों को सिर्फ तब मिलेगा जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे। सिर्फ क्लास करने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ क्लास करने से कुछ नहीं होने वाला, इस तरीके से आप लोगों को चीजों को पढ़ना रहेगा। अब देखो अगला जो टॉपिक है हम लोगों का, जो हम लोग की कल की क्लास होगी, आज तो हमारी क्लास यहाँ पर खत्म हो गई, हमने पाठ्यक्रम को पूरा देखा, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस किया, 2 साल का पेपर मैं आप लोगों को यहाँ पर और दे रहा हूँ, यहाँ पर छाट करके क्वेश्चन को, उनकी भी आप लोग एक बार एनालिसिस कर लेना। ठीक है, मैं एकदम टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, मैं कोई लाग लपेट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से प्रश्न लेकर के आया हूँ। प्रश्न देखो, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, आप लोग खोल के वापस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेना, और प्रश्न यहीं से आया, सिलेबस से प्रश्न आया भाई, कहीं और से प्रश्न नहीं। कह रहा है कोविड-19 ने भारत में वर्ग असमानता को, ठीक है, वर्ग असमानता को और गरीबी को कैसे गति दिया, तो देखो गरीबी एक एग्जैक्टली टॉपिक दिया है कहां पर, सिलेबस के अंतर्गत, तो उसकी बात कर रही है, गरीबी में कोविड-19 का इंपैक्ट है, उसकी यहाँ पर बात की जा रही है, करंट अफेयर से चीजों को क्या किया, जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो प्रश्न यहीं से बनेंगे। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है महिलाओं के संदर्भ में। ठीक है, हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं सोशल इश्यूज को, वो स्टार्ट कर रहे हैं महिलाओं से। ठीक है, महिलाओं की भूमिका और महिलाओं का जो संगठन है, इस टॉपिक से हमारी पूरी क्लास स्टार्ट होगी वुमेन के संदर्भ में। देखो दरअसल क्या है ना, समाज में एक बहुत बड़ा ऐसा हिस्सा है, और पहले ऐसा भी था भी, अगर आपने वो सुना होगा ना कि नारी की झाई पड़त अंधा हो तो भुजंग, ठीक है, कविरा की गौन गति जो नित्य नारी के संग, ठीक है, उन मनुष्यों का क्या होगा जो नित्य नारी के संग रहते हैं। अब तो नारी के ऊपर, महिलाओं के ऊपर लगातार जोक बनाए जाते रहते हैं, बहुत चीजें होती रहती है, चर्चा होती रहती है, लेकिन ये समाज है
क्योंकि महिलाएं हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये भाई, ठीक है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है। और इस कॉन्सेप्ट को अपनाते हुए हम लोग इस पूरे टॉपिक को महिलाओं के संदर्भ में बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। बाकी ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी इसके संदर्भ में सुझाव मुझे जरूर देना, क्या और सुधार करना है, किस प्रकार से हम लोग चीजों को और अच्छा कर सकते हैं। और आप लोग इस पूरी सिलेबस को जो मैंने डिकोड किया है, बट डिकोडिंग जरूर देखना, ये डिकोडिंग आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल होगी उसको समझने का प्रयास करना। दूसरी बात देखो, हिंदी और इंग्लिश मीडियम, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम हम लोग दोनों मीडियम को लेकर चल रहे हैं। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को लेकर चलूंगा, साथ साथ में सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। जो भी कंटेंट मैं आप लोगों को दूंगा दोनों मीडियम में दूंगा, पहली बात। दूसरी बात, हाँ, अब जनरली जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं भाई, वो तो इंग्लिश में मैं नहीं कर सकता, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये बातचीत तो मैं इंग्लिश में नहीं करने वाला कि नहीं लेट्स डिस्कस अबाउट वुमेन्स इश्यूज इन द इंडियन सोसाइटी, ये सब डिस्कस मैं नहीं करने वाला। मैं डिस्कस करूंगा अपनी भाषा में, जो हमारी आपकी भाषा है। हाँ, हम सारे टर्म्स को, सारे डेफिनेशंस को, सारे पॉइंट्स को, सारे क्वेश्चंस को हम लोग इंग्लिश में भी देखेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो बाइलिंगुअल हमारा स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग फॉलो करिएगा। जिसको भी ध्रुव बैच ज्वाइन करना है वो इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है, इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। ध्रुव बैच, ध्यान रखना, ध्रुव बैच में अभी तक सिर्फ 6-7 क्लास हुआ है, ठीक है, वो भी क्लास हुई सिर्फ ज्योग्राफी की, अभी सिर्फ 6-7 क्लास ज्योग्राफी की हुआ है। तो जो अभी पीछे रह गया, जो अभी तक जिसने क्लास ज्वाइन नहीं किया है भाई, अभी भी ज्वाइन कर लो। 6-7 क्लास बहुत बड़ी क्लास नहीं है, 10 घंटे के अराउंड की आपकी क्लास होगी। और आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करें, सोसाइटी और सोशल जस्टिस का, ठीक है। अब ये टॉपिक भी अगर आप ना छोड़ना चाहते हो, अगर छूटना नहीं चाहते हो, तो इस क्लास को आज ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये क्लास आप लोगों की पहले यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। जो क्लास आप लोगों के बैकलॉग में हो चुकी है वो क्लास की लिंक आप लोगों को दे दिया जाएगा, उस क्लास को आप लोग एक बार देख लेना जल्दी से जल्दी, ठीक है। क्या होगा, फायदा आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये ध्रुव बैच का सिस्टम है। बैच कैसा लग रहा है ये पर बताना आप लोग। और मैं गारंटी बता रहा हूं, ठीक है, आपको इसी वीडियो के अंत में क्या करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कई सारे वीडियो की लिंक आप लोगों को शेयर करूंगा। तो टॉपर से 2021 के मारे उन्होंने प्रॉपर ध्रुव बैच की कितनी बड़ाई बताई है, आप लोग देख लेना, मैं अपने मुंह से बोलूंगा ही नहीं भाई। 22 सिलेक्शन हुआ हमारा, ठीक है, हमारे यहाँ से, और 22 सिलेक्शन के जो रिजल्ट है वो खुद लोग बता रहे हैं कि हाँ भाई ध्रुव बैच कितना अच्छा रहा है, ठीक है। ध्रुव बैच के संदर्भ में जो पॉजिटिव फीडबैक है वो हमको लगातार मिल रहा है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है, और यार अभी तक कहीं पर भी 500 क्वेश्चंस की ना ऐसा बैच तो स्टार्ट किया ही नहीं गया है। दूसरी बात, इसकी फीस कितनी है, 2500 रुपए। आप सोचो, सेम बैच, मैं गारंटी ले रहा हूं, आप मार्केट में पता कर लेना, सेम बैच की फीस मार्केट में कितनी होगी, 25,000 होगी, 25,000 होगी, ठीक है। तो ये लोग जितना जीएसटी पे करते हैं ना 25,000 वाले, उतने जीएसटी में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पूरा कोर्स आप लोगों को दे रहे हैं। ये हम लोगों की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, इस गिफ्ट को लीजिए, ठीक है। क्लासेस करिए, मेंस में आप लोग कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। तो आज की क्लास में आप समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।